and welcome all of you on behalf of our Pusa Road CP Study Circle on today's meeting on a very subject, that is the interim budget. That is माननीय सीतारमन जी, अपर फाइनेंस मिनिस्टर ने जो आज प्रोड्यूस किया है, प्रेजेंट किया है हमारे लोकसभा में। और वैसे कि सभी को मालूम है कि इसमें इंटरिम बजट होने के कारण वो ज्यादा कुछ उसमें आना नहीं था। फिर भी ये मैसेज हमने स्प्रेड कर दिया था कि बजट की मीटिंग रखनी है और बजट को हम कपिल भाई किस एंगल से देखते हैं उसको हमें सुनना है, क्योंकि एक लेमैन तो एक बजट को अपने हिसाब से पढ़ता है, लेकिन उसकी पेचीदगियां क्या है वो कपिल भाई हमको अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो जब देखा कि इंटरिम बजट में कुछ नहीं था तो मैंने कपिल भाई को फोन किया कि कपिल जी आज तो कुछ है नहीं बजट में, लेकिन मैसेज चला गया है, इसको कॉल ऑफ करना उचित नहीं होगा, तो हम इसको मीटिंग को रख लेते हैं। और इसको शॉर्ट करते हुए बजट पे 5-7 मिनट जो भी टाइम है भाई साहब चर्चा करते हुए, लेकिन इसमें अभी दो बड़े अच्छे जजमेंट आए हैं, जिस सेक्शन 68 पर और लूज पर्ची पर, जो कि कपिल भाई से हम उसके बारे में समझेंगे कि उनका आने वाले समय में जो केस चल रहे हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। तो विद दिस आई वेलकम once again Kapil Bhai, Sunil Damija ji, Yashpal Saini ji, and all the other members. And with this, over to Kapil Bhai. Thank you, Rajesh ji, Damija Saab, Saini ji, and every other 120 members who have joined me on this seminar. Rajesh bhai, it has become a event that whenever budget is pronounced, so that is become a kind of a, you know, in finance ministers ना, there is a ceremony. हालांकि हम लोग, मैं तो अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ और मानना भी चाहिए कि एक हलवा सेरेमनी होती है, तो आपने इसको हलवा सेरेमनी की तरह बना दिया हमारे सेमिनार को 1 फरवरी कि हम शाम को मिलते हैं। हालांकि मुझे 20 साल पब्लिक स्पीकिंग में हो गए हैं, बट आपके यहाँ तो मुझे और पता नहीं कितने हजारों सीएस को मैं एड्रेस कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, बट ये जो परिवार है मेरे को कभी दूसरा नहीं लगता। और बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, हम परिवार में रहते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव अलग अलग भी हो सकता है। नॉट लाइक दिस कि वी आर रिमेन ऑन द सेम पेज। मेरे पिताजी के साथ कई बार मेरा हेल्दी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहता है। वो गवर्नमेंट इसको एक एंगल से देखते हैं, मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ। जब पालकी वाला जी बजट फेस करते थे, बजट स्पीच करते थे, तो हमारी कंट्री में उनसे बड़ा कोई वकील हुआ नहीं हुआ। हमेशा एक अलग टाइप की क्रिटिकल एनालिसिस करते थे। वो मेरे गुरु वही हैं, हमारे मेंटर, मतलब हम उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं राजेश भाई, आज भी। तो हालांकि आज के बजट के लिए तो बोलने के लिए हमारी डिस्कशन हो रही थी, कुछ चेंज हुआ नहीं। अब चेंज होगा जब डेफिनेटली जब मोदी साहब की गवर्नमेंट जब दोबारा आ जाएगी, तिबारा आ जाएगी, 3rd टाइम, तब हम मिलेंगे उस दिन। अब उस दिन के भयंकर चेंजेस होंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे कहीं से सेंस मिल रही है, क्योंकि जो 2-3 पैराग्राफ डायरेक्ट टैक्सेस वाले ऑनरेबल एफएम की स्पीच से आप पढ़ेंगे तो आपको ये लग जाएगा कि वो चेंजेस जो अभी तो चलो इंटरिम बजट था, वोट और अकाउंट मांगना था, पर जब पूरा फुल फ्लैज बजट आएगा, हाँ, चालू करने से पहले अपनी चर्चा को एक बात और की, जैसे हम जब लास्ट टाइम मिले थे राजेश भाई जनवरी के अंदर, धमीजा जी आप नहीं थे उस सेमिनार में, शायद आपको मिस, जब 115 बीबी ही डिस्कस किया था लास्ट टाइम हमने। बिल्कुल। तो उसके बीच में राम मंदिर बन गया है अभी, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात है। मैं तो राम मंदिर के आगाज से राम जी की जय, देखिए मैं कई बार आपके सेमिनार में रामचरितमानस बोली, हालांकि मैं रामचरितमानस का ज्ञाता नहीं हूँ, बट परमात्मा यही कहते हैं कि जितना राम, अब प्रभु कृपा करो यही बाती, अब तो कृपा करो यही बाती, सब भजन करहूं दिन राती। तो की कृपा हम सब पे बनी रहे और हम सब राजेश भाई इसी मुस्कुराहट के साथ मिलते रहे। तो मैं ये कह रहा था सर कि पैरा 87, 88, 89 ऑफ द बजट स्पीच ऑफ द ऑनरेबल एफएम, पार्ट बी, पेज 25-26, तो उसमें ऑनरेबल एफएम हैज सेड that return filers have increased to 2. She has emphasized on the this increase in return filer figure. This is positive development. She has appreciated the contribution of taxpayers to the economy. She has said that tax collection has increased a lot. Then she has also underlined कि in last 10 years, Rajesh bhai, what is the developments which has taken place on in जब 10 साल थे और आज जो है, उन्होंने अपना एक उसमें व्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने टैक्स लिमिट्स को बढ़ाया है और 44 AD को, प्रिजम्पटिव स्कीम्स को और वाइडर किया है।
और टैक्स रेट जैसे न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह के लिए धमीजा जी उन्होंने कहा है कि हमने कम किए हैं, ये उन्होंने रिकॉल किया है कि हमने करे हैं। अब मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट एज ए लिटिगेंट लॉयर, ये पैरा 89 में दे से दैट इन द लास्ट 5 years आवर फोकस हैज बीन टू इंप्रूव टैक्स पेयर सर्विसेज। नाउ दिस इज वेरी 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 बोल्ड और व्हाट यू से कि वेरी पॉजिटिव सेंस। अगर इस सेंटिमेंट को समझा जाए कि टैक्स पेयर सर्विसेज क्या होती है। पहले तो ये समझा जाता था, जैसे पुराने युग में जब हम छोटे थे, जब हम चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहे थे, हमारे पिताजी लॉयर हैं, उनको देखते थे कि साहब टैक्स पेयर का कोई सर्विसेज का, पापा जी नमस्कार, टैक्स पेयर सर्विस कुछ नहीं होता, टैक्स पेयर से तो टैक्स लेना है। बट अब गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ, और ये पॉजिटिवली पॉजिटिव सेंस में कि साहब हाँ टैक्स पेयर सर्विसेज भी होनी चाहिए। मतलब टैक्स पेयर शुड नॉट फील दैट इट इज ए बर्डन फॉर हिम टू गिव द टैक्सेस। इसीलिए उन्होंने ये बात रिकॉग्नाइज करी कि जो एज ओल्ड जुडिक्शन बेस्ड असेसमेंट है, इससे हम शिफ्ट करके फेसलेस रिजिम में जा रहे हैं। बट इसके साथ जो पिछले 2 या 3 साल का हमारा अनुभव है, मैं भी एक, जैसे आने वाले टाइम में हो सकता है जब अगली बार जब बजट पूरा आएगा तो सब चेंजेस आ जाए। आई एम नॉट नेगेटिवली लुकिंग मैन, बट आई हैड सम एक्सपेक्टेशन एज ए कॉमन मैन। किसी व्हेन यू ब्रिंग सम चेंजेस, डेफिनेटली वो चेंज कोई भी करता है अच्छे के लिए, तो राजेश भाई वो सबसे टॉप पे नहीं जा सकता, उसमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की सैनी जी सबको जरूरत पड़ती रहती है, और आप स्टेक होल्डर्स का व्यू लेते रहते हैं, आपको समझना ही पड़ेगा कि ये चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल आज हाईकोर्ट्स में सर जब से ये फेसलेस असेसमेंट का रिजीम आया है 2000 कोरोना के, धमीजा जी यू विल अप्रिशिएट, आप अपना माइक भी ओपन कर सकते हैं, 2020 2021 2022 में जब ये सारी असेसमेंट फेसलेस में हुई पिछले 2-3 सालों में अग्रवाल साहब, उसमें हमने कितनी बार चर्चा करी है कि जो हाईकोर्ट्स ने, माननीय हाईकोर्ट ने इंडिया के अंदर, एक हाईकोर्ट ने नहीं कई हाईकोर्टों ने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा इशू जो निकल के आ रहा है वो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है कि जुडिक्शन असेसमेंट के पास कुछ काम है, फेसलेस के पास कुछ काम है, इसकी वजह से असेसी को बहुत परेशानी हो रही है। मैं समझता था, और अभी भी हम्बली बोल रहा हूं विनम्रता से, मेरी बात को अदरवाइज नहीं, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन बिटवीन जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर एंड फेसलेस कम होना चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन गैप नहीं हो, ये गैप नहीं रहना चाहिए कि जाओ को नहीं पता फाओ क्या कर रहा है, फाओ को नहीं पता जाओ क्या कर रहा है। और इसका बाबा जी सबसे बड़ा उदाहरण प्रैक्टिकल आज ये कि जब आप असेसमेंट कराने फेसलेस मोड में जाते हैं, जिसका 148 तो जाओ ने किया है और फेसलेस कर रहा है उसका 148 के बाद की असेसमेंट, आप बताइए तालमेल प्रॉपर है? अभी कोर्ट्स तो बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं कि अभी एक जगह तो ऐसा हुआ कि जहां कोर्ट्स ने कंटेम्प्ट नोटिस सीपीसी को और फेसलेस डिपार्टमेंट को इशू कर दिए, बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस के आर श्रीराम ने, कि साहब फेसलेस ये कह रहा है कि हमें पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है जाओ में, जाओ को पास क्या हो रहा है, और जाओ कह रहा है हमें नहीं पता चल रहा, जाओ समझ रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर और फेसलेस। अब आधा काम आपका जाओ कर रहा है जिसमें अपील इफेक्ट देना, डिमांड रिकवर करना, रेक्टिफिकेशन करना, और कुछ काम असेसमेंट का पेनल्टी का भाव कर रहा है। तो अब रिट पिटीशन जब हाईकोर्ट के पास जाती है और जब हाईकोर्ट में एफिडेविट के जरिए हाईकोर्ट क्लैरिफिकेशन मंगाता है, एफिडेविट मंगाता है, तो सैनी जी तथ्य ही नहीं आ पाते वहां हाईकोर्ट के जज के पास, वो डिपार्टमेंट कहता है साहब हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो एनी हाउस आने वाले टाइम में ये चीजें, द गैप्स बिटवीन द फेसलेस एंड द जुडिशियल ऑफिसर हैज टू बी ब्रिज। एटलीस्ट फेसलेस असेसमेंट का कंसेप्ट अच्छा है, बट उसको क्या बोलते हैं, यूजर फ्रेंडली बनाने की अभी जरूरत पड़ेगी राजेश भाई। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को जब पूरा बजट आएगा, जैसे सैनी जी कह रहे थे व्हाइट पेपर भी लाएंगे, हमारे सजेशन मांगे जाएंगे कभी, तो हम भी, मैं तो अपने सजेशन बिना मांगे पर अनसॉलिसिटेड मैनर में, मेरी आदत खराब है मैं देता रहता, तो एक सजेशन मेरा विनम्रता से ये है कि गैप्स बिटवीन फेसलेस एंड जुडिक्शनल शुड बी reduce so that taxpayer is not harassed. That ultimately it is not like this, that before high courts department says we do not know how faceless officers do not know what is happening at the judicial officer stage, and judicial officer says I am not aware what is happening at the faceless officer stage. So this gap should be reduced. Secondly, most importantly, if you have to make this mission of faceless mode successful, what is required, Rajesh bhai, you may know, and I am saying with all responsibility sir, अभी धमीजा जी क्या हुआ, एक मैं केस पढ़ रहा था, मद्रास उच्च न्यायालय का हाईकोर्ट के जज हैं, सिंगल जज रामामूर्ति साहब, और उनके केस में ये इशू था कि एक वर्चुअल हियरिंग हुई। अच्छा आप देखिए बड़े इंटरेस्टिंग बात है, जब आप फेसलेस का कंसेप्ट समझते हैं तो फेसलेस में आप, फेसलेस का मतलब क्या होता है,
फेसलेस का मतलब माइंडलेस नहीं हुआ। आप कहेंगे गोयल साहब बड़े अच्छे आदमी है, फेसलेस तो अपने माइंडलेस से कैसे कर दिया? अच्छा, हमने ज्यादा संविधान अपने उसको आर्टिकल 14 रट्टा मारा हुआ ना कि देयर कैन बी नथिंग विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, देयर कैन बी नो थिंग। तो मेरा पॉइंट क्या था, जो जस्टिस रामामूर्ति ने हाईलाइट किया कल परसों के इस ऑर्डर पे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अनगिनत केस में हुआ है और आज भी हो रहा है हमारे पापा जी, हमारे बहुत सारे केसेस में जो हम रोज फेस करते हैं। जैसे आपने वर्चुअल हियरिंग ऑप्ट करी, वर्चुअल हियरिंग की क्वालिटी क्या है, उसको इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। जैसे मैंने कहा, फेसलेस असेसमेंट को जाओ के साथ कोऑर्डिनेट करना। फिर दूसरा, उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को स्ट्रेंथन करना। ऐसा नहीं कि आप फेसलेस भी कर दे और असेसी को हाई एंड ड्राई छोड़ दे कि नहीं आपको वर्चुअल हियरिंग देंगे, उसमें ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, वो इंटरेक्टिव ही नहीं है। तो जज ने क्या लिखा मद्रास उच्च न्यायालय में कल, राजेश भाई, कि अगर कोई फेसलेस रिजीम में आप असेसमेंट कर रहे हैं और उसमें इंटरेक्टिव नहीं है, वो जैसे आप कहते हैं ना हमारा सेमिनार जब इंटरेक्टिव होता है तभी अच्छा माना जाता है। जी जी। तो आप बताइए कितनी हियरिंग आपने फेस करी, पावा जी, धमीजा जी, आप लोग क्या में जिसमें इंटरेक्टिव हियरिंग हुई है, खासकर असेसमेंट पे और अपील में भी, क्योंकि दोनों ही है, फर्स्ट अपील भी फेसलेस है पूरा, सेंट्रल सर्कल को छोड़कर। यहां तो नहीं, बताइए धमीजा जी, आप बड़े हैं, बड़े सीनियर है हमारे भाई। नहीं, by and large, there have been some fallacies, लेकिन बस यही है, जैसे धक्का मार काम चलाने वाली बात है। See, this is not a criticism, this is a point कि आप फेसलेस रहेगा, जा नहीं सकता, और हमें भी उसके साथ चलना है, और ये टेक्नोलॉजी का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आगे आएगा। बट अगर आज फेसलेस में आप मुझे वर्चुअल हियरिंग के अंदर मेरे को पता ही नहीं चल रहा आपने मेरी कितनी बात समझी, कहाँ क्वेश्चन है, कहाँ आपको डाउट है, क्लैरिफाई नहीं कर रहे, कुछ भी इंटरेक्टिव नहीं है, तो वो हियरिंग क्या वो रिचुअलिस्टिक है क्या? और उसके बाद मेरी डिमांड निकल रही है अरबों रुपए की। ठीक कह रहे सर, बिल्कुल। वो कुछ जवाब नहीं होता उस टाइम में कि क्या है नहीं है, क्या इसको एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, आप इसको दूसरे एंगल से देखिए। सीबीडीटी ने खुद कहा फेसलेस असेसमेंट की सेक्शंस के बाद एसओपी, आप सब नोट कर सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कुछ, एसओपी है धमीजा जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसमें लिखा हुआ है कि 7 दिनों का लिमिटेड गैप, कम से कम गैप दिया जाएगा जब आपको नोटिस आएगा। करेक्ट। अब अनगिनत केस हाईकोर्ट के सामने आ रहे हैं जहां एक दिन में 1 घंटे का टाइम पे आपको असेसमेंट का टाइम दे रहा रिप्लाई फाइल करने का। करेक्ट। तो वो जो चीज एसओपी में लिखी है वो एक्ट में आ जाए तो बेटर है। उससे नेचुरल जस्टिस, जो असेसी को आप नेचुरल जस्टिस में आप उससे, वो कुछ आपसे ये नहीं मांग रहा कि आप उसका एडिशन मत करना, डिमांड, वो तो आपको अगर ठीक लगता आप निकालना, अगर लॉ कहता है, बट आप उसको सुने तो सही। ग्रीक फिलोसोफर हुए एरिस्टोटल, उन्होंने नेचुरल जस्टिस की परिभाषा क्या बताई कि एरिस्टोटल कहते हैं नेचुरल जस्टिस कोई एक युग की बात नहीं है, नेचुरल जस्टिस युग और अंतर से चला आ रहा है। अगर आप मुझसे एक सजेशन पूछेंगे कि मिस्टर गोयल फेसलेस असेसमेंट को रोबस्ट करने के लिए, फेसलेस इकोसिस्टम को रोबस्ट करने के लिए क्या करा जा सकता है, अच्छा वो ये है कि आप नेचुरल जस्टिस के प्रति उसको स्ट्रेंथन करिए, एओस को सेंसिटाइज करिए, फाउस को, कि वो प्रॉपर वर्चुअल हियरिंग दे, और जो जिस पॉइंट पे एडिशन कर रहे हैं उस पर प्रॉपर शोकोस बनाए। अब आज राजेश भाई एक जजमेंट हमें डिस्कस करना था जो हमने आज के लिए रखा हुआ है। जैसे मैडम ने बहुत अच्छा कहा कि आने वाले टाइम में फेसलेस असेसमेंट ही चल रहा है, क्योंकि उससे एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, उससे ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है, अकाउंटेबिलिटी भी है। हालांकि मेरे अपने सीरियस रिजर्वेशन इस बात पे जरूर है कि अकाउंटेबिलिटी मैंने अभी फिक्स होते हैं डिपार्टमेंट की नहीं देखी। कम से कम 60 रिट तो मैं फाइल देख चुका हूं हाईकोर्ट्स में, कि जहां जस्टिस शक्दर के पास मैंने एक दिन कहा कि सर ये इतना बड़ा हमारा एडिशन हो गया और हमारे को नेचुरल जस्टिस भी पूरा नहीं हुआ और लॉ में भी लिखा हुआ है, तो इसके लिए जवाबदेही कौन है? आप मेरी रिट अलाउ कर दें, मुझे इतने से सबर नहीं हो रहा। कह रहे आपका नेचर तो बड़ा अजीब सा है, आपको सबर नहीं हो रहा। तो ये बात कहां से मैं बोल रहा हूं कि आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम माई सेल्फ। सी ऑनरेबल एफएमसी हैज एम्फसाइज्ड इन पैरा 89 that the purpose of faceless assessment is to have 3 things: efficiency, transparency and accountability. I am on transparency and accountability, sir. राजेश भाई, ट्रांसपेरेंसी की अगर बात की जाए, ड्यू रिस्पेक्ट, सैनी जी भी सुन रहे, सैनी जी आप भी समझे सर, जैसे क्या होता है प्रैक्टिकली जब हम केस आर्ग्यू करते हैं और हमारे असेसमेंट्स हो जाते हैं, हम ऑर्डर शीट मांगते हैं कि सारा आपने जो ई असेसमेंट में, फेसलेस असेसमेंट में ऑर्डर शीट मेंटेन करिए, उसकी कॉपी दे दो। वो कह रहे नहीं साहब, ये हम नहीं दे सकते, ये कहीं नहीं लिखा देने के लिए। भैया अगर आपने फेसलेस असेसमेंट किया और मेरे केस के रिकॉर्ड है, मैं किसी दूसरे की थोड़ी ना मांग रहा हूं, अपने केस की जो ऑर्डर शीट आपने मंटाई है उसकी कॉपी तो मुझे दे दो, ताकि आपने पता चले कि आपने किस जुडिशियस मैनर में मेरे करने निर्धारण किया है। तो ट्रांसपेरेंसी कहां आएगी? जब तक आप वो कागज जो मेरी फाइल का पार्ट है वो लेने के लिए भी अगर मुझे रिट लगानी पड़ रही है कि आपने सैंक्शन लिया है 148 के लिए, वो मुझे नहीं मिल रहा है।
धमीजा जी, कितने केस ऐसे हुए हमारे दिल्ली में पिछले 2-3 साल में जहां 148 हुआ और सैंक्शन की कॉपी एसएससी को 10 बार मांगने के बाद भी दे दी? करेक्ट। वो किसके लिए सैंक्शन की कॉपी? कागज रिकॉर्ड के लिए सिर्फ, और हाईकोर्ट रोज कह रही है कि नहीं वो तो नोटिस के साथ आनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है वो जब तक नहीं होगी, जब तक जितने भी कागज मेरी फाइल पे हैं वो मुझे एक्सेसिबल नहीं। भाई, आप- यही तो आप- आपने जो केस आपको बता क्यों डर है कि अगर वो कागज दिया। एसएससी को, नहीं नहीं सर, वो क्यों डर है? अगर आपको कागज पता लग जाएगा एसएससी को, तो एसएससी उसको गलत तो नहीं यूज कर लेगा? जो जो उसका राइट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो होगा। बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन वो डिपार्टमेंट देखिए ना सर, शुरू से डरता रहा है। उनकी स्केयर्डनेस तो ये थी कि जब तक डीजे एंड ड्राई शाफ्ट नहीं आया तब तक उससे पहले तो देने से ही इनकार कर देते थे। अब आप देखो, ट्रांसपेरेंसी की अगर बात हो रही है तो ट्रांसपेरेंसी में राजेश भाई की जो 148 में हमने पिछले सेमिनार में भी डिस्कस किया था, उससे पहले भी डिस्कस किया था आपके यहाँ, तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि रिलाइड अपॉन मटेरियल जो मेरे खिलाफ यूज हो रहा है, किसी थर्ड पार्टी की स्टेटमेंट है, किसी इन्वेस्टिगेशन में इनका लेटर है, वो आपको नहीं मिलना चाहिए। और उस वो मिलना चाहिए। मांगने के 10-10 बार भी ना स्टेटमेंट मिलती है, ना इन्वेस्टिगेशन में इनका लेटर मिलता है। वो कह रहे नहीं साहब, ये एक्सट्रैक्ट हमने आपको दी थी, दैट इज सफिशिएंट, इससे गुजारा कर लो। ठीक बात है सर, ये तो बात है। टेंशन की कॉपी, ऑर्डर शीट की कॉपी। अच्छा, ऑर्डर शीट का कई बार आलम ये होता है कि वो पता नहीं कैसे बनी हुई है। तो ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं आएगी, अच्छा आरटीआई लगाने पड़ती है ऑर्डर शीट लेने के लिए, बताइए कितना गलत है राजेश भाई वो? अदरवाइज इन चीजों को लेने के लिए कई बार फिर हमें आरटीआई यूज करना पड़ता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं जिसके ऊपर फेसलेस का, देखिए फेसलेस असेसमेंट का पिलर, असेसमेंट का अपील का पिलर, धमीजा जी और कुछ बात करने के लिए नहीं तो यही बात करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसलिए तरीके से अपना टाइप पास कर रहा हूं। फेसलेस असेसमेंट के 3 पिलर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो चलिए बढ़ती रहेगी, बट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चलना बहुत जरूरी है साजिद साइड वैसे। मस्ट, इट इज अ मस्ट। तो मैंने इसीलिए, अच्छा अकाउंटेबिलिटी के ऊपर मैं कल परसों राजेश भाई अपने वैसी किसी केस की तैयारी कर रहा था, ऐसी में प्रीति सारे चतुर्वेदी की जो नई किताब आई है, 11 वॉल्यूम की नई किताब आ गई है, तो उसका मैं एक सेक्शन 69 का मेरे निगाह पड़ी, जजमेंट पे आप सब नोट करना चाहे कर सकते हैं, 244 आईटीआर पेज नंबर 500, 240, ये मैं अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट पे बोल रहा हूं। 244 आईटीआर पेज नंबर 500, 1997 का राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जस्टिस एमपी सिंह इसके ऑथर हैं। 244 आईटीआर पेज नंबर 500 राजस्थान हाईकोर्ट। इसमें राजस्थान हाईकोर्ट में ने पावा जी, धमीजा जी, क्या एक लाइन लिखी थी, फिर मैं इसके एक थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्या किस बैकग्राउंड में लिखी उन्होंने। 1997 की बात है राजेश भाई, अब किसमें आप 2000 कितने साल हो गए 1997 को धमीजा जी? 1997। 327 साल हो गए। हाँ, नहीं है, 2007, 2017, 2022, कल कमेली का मेरे ख्याल से 25 साल तो हो गए सर। 27, हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, तो अब आप देखें इसमें ये लिखा है पैरा 4 में 1997 में राजेश भाई क्या लिखा था इस राजस्थान हाईकोर्ट के जज साहब ने डिवीजन बेंच में? इट इज हाई टाइम that department itself come forward to fix the personal accountability of the officer who acts with malafide intention or acts to achieve some oblique motive under the guise of judicial, quasi-judicial or even administrative orders. The higher authorities of the income tax department should have taken stringent action against such erring officer against whom strictures have been passed by this court. ये उस बैकग्राउंड में लिखा उन्होंने कि एक, इसमें नाम वाम सब लिखा उन ऑफिसर का, वो बाद में चीफ कमिश्नर भी बने इनकम टैक्स के, कि उन्होंने किसी पर्सनल एनिमोसिटी की वजह से किसी का सर्च कर दी, और वो सर्च हाईकोर्ट ने फेल कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दी कि ये पर्सनल रंजिश की वजह से इनकम टैक्स की सर्च हुई। आप मेरी बात को समझना मैं क्यों बोल रहा हूं। तो फिर सुप्रीम हाईकोर्ट ने कहा, राजस्थान हाईकोर्ट ने, कि भैया जब हमने एक बार कह दिया कि आपने सर्च गलत करी है, ये डीडीआई इन्वेस्टिगेशन जिनका नाम इसमें हम लिख रहे हैं वो उनका सब करा हुआ है, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को निकालने के लिए किया है, तो आप इसको एसएससी को क्यों तंग करे जा रहे हैं? आप बार बार उसको अलग अलग तरीकों से खेल रहे हैं, कभी उसका 263 कर देते हैं, कभी 263 समझ रहे हैं, कभी ना कभी उसको किसी तरीके से उलझा रहे हैं। मेरा सबमिशन ये है कि थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बट ये 1997 का जो राजस्थान हाईकोर्ट का वर्ड्स हैं, ये आज भी काफी हद तक राजेश भाई मेरे हम्बल ओपिनियन में अनसेटिस्फाइड है। कोई भी, मैंने अपनी मदर का केस देखा, जहां मैंने लास्ट टाइम पता नहीं आपने बोला था नहीं बोला, मेरी खुद की मदर का केस नए 148 के सो कॉल्ड बेटर लॉ में इस बात की वजह से खोल दिया गया कि सीआईटी साहब सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं।
मैंने जस्टिस शक्दर को, राजीव शक्दर को भी बात कोर्ट में कही कि सर बताइए मेरी माता का केस खोल दिया, कि मैं क्या सेटिस्फाई करूं उनको जाकर, क्या चाहते हैं मुझसे, क्या चाहते हैं मुझसे, मेरी मां क्या करे अपने आप को, उनका केस आपने इस बात पे खोल दिया पहले तो कि 148 में कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रही है, फिर वो उनके पास जाकर मेरा छोटा ब्रदर एडवोकेट उनको समझा रहा है कि हाँ सब कुछ दिखा रही है, तो भी कह रहे नहीं सब कुछ सही है, तो भी हम केस खोलेंगे क्योंकि सीआईडी सेटिस्फाइड नहीं है। कैसे होता है सीआईडी सेटिस्फाइड सर? मेरी माता का केस खुल गया, मुझे लड़ना पड़ रहा है। शी इज अ टैक्सपेयर, ऑनेस्ट टैक्सपेयर ऑफ दिस कंट्री, शी इज नॉट अ चोर, बट दिस इज वे वी आर बीइंग ट्रीटेड। My pain may look joke to somebody, that I am crying, my ears are no tears. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस कंट्री में जहां पावा जी जो इस बात की 148 की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रोज हाईकोर्ट डिसाइड कर रहा है। मुझे दुख होता है 2024 के मैंने 4 फैसले ऐसे देखे सर जहां इस बात के लिए लड़ाई हो रही है धमीजा जी कि 50 लाख रुपए जो एक्ट में लिखा है बेनिफिट मिलेगा आपको 3 साल के बाद, कहां लिखा है अग्रवाल साहब? 50 लाख से ऊपर अगर नहीं, 50 लाख से कम टैक्स इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होगा तो 3 साल के बाद केस नहीं खुलेगा। 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में लिखा है ना, वो केस खुल गया। मतलब मेरा केस शेयर है 30 लाख रुपए प्रॉपर्टी सेल में, आपका 30 लाख है, हम दोनों को सेलर हैं, 60 बनाकर मेरा केस पहले जबरदस्ती खोल दिया। मैंने समझाया 30 राजेश का है, 30 कपिल का है, फिर भी नहीं ड्रॉप किया। कहा सीआईडी नहीं मान रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में रिट फाइल करनी पड़ेगी, नहीं जाओ कपिल गोयल जैसा वकील करो, उसको फीस दो, वो लड़ेगा, तब हम मानेंगे जब हाईकोर्ट कहेगा। आई एम सॉरी इफ दिस इज द वे यू हैव, आपने बहुत जबरदस्त कंसेप्ट बनाया। आप 1 लाख के एस्केपमेंट को, जो पहले 1 लाख का क्राइटेरिया था 2021 से पहले, आप 1 लाख से 50 लाख ले गए, 3 साल कर दिया, पर वो 50 लाख एओ भी तो फॉलो करे। ये 4 हाई कोर्ट 2024 जनवरी के मैं साइड कह रहा हूं, जस्टिस अरुण बंसाली सीनियर जज है राजस्थान हाईकोर्ट के, उनका डिसीजन लिखवा रहा हूं, आपको लिखना चाहे, विजेंदर सिंह 6 जनवरी 24 का, जिसमें यही 50 लाख से कम का अमाउंट था, उसको रिपीट कर रखा था एंट्री को 50 लाख से जबरदस्ती बनाने के लिए ऊपर, फिर हाईकोर्ट ने उसको क्वैश किया रिट में। यही बात छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में, मुखोपाध्याय साहब की कोर्ट में भी, झारखंड हाईकोर्ट में केस हुआ, वहां पर भी यही शेयर वाला वही, और यही चीज कर्नाटक हाईकोर्ट में। तो ये राजेश भाई कैसे हो रही है? इसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी है? उस सैंक्शनिंग अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है जिसने केस को रीओपन करने के लिए सैंक्शन दिया सीसीआईटी ने। एक एंगल तो ये हो सकता है, नहीं साहब हमारे यहाँ चीफ कमिश्नर साहब सबसे हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर हैं, उन्होंने किसी चीज को सैंक्शन दे दिया तो इसका मतलब आपको ब्रह्मा विष्णु महेश का सैंक्शन मिल गया। बट वो माइंड अप्लाई क्या कर रहा है आप देखो, जस्टिस श्रीराम बता रहे हैं एक केस में क्या बोल रहे हैं बॉम्बे हाईकोर्ट में धमीजा जी, कि आप केस में लिखा है 148D के ऑर्डर में जिसको रीओपनिंग को सैंक्शन दिया है सीसीआईटी साहब ने, उसमें लिखा है ये सेलर है प्रॉपर्टी का, सॉरी बायर है, और इस पे 50C लगता है। 50C बायर पे लगता है, 50C सेक्शन किस पे लगता है धमीजा जी? बायर पे लगता है, सेलर पे लगता है? सेलर पे। फिर अब अच्छा अग्रवाल साहब, ये होने के बाद जब पोस्टमार्टम स्टेज पे असेसी कर न्याय के लिए भीख मांगने के लिए, न्याय की भीख मांगने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के दरवाजे पे गया, तो क्या डिपार्टमेंट का दलील है? इट्स ए ह्यूमन एरर सर, ये 50C सेक्शन गलत लिखा गया। फिर E&O बिल में लिखा होता ना नीचे E&O, भूल चूक ले तो सेक्शन तो कोई नहीं हूं सर, बट इस देश के माननीय गणमान्य जजेस जो लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब अगर आपके 50C कहां लगता है, उसको ये भी नहीं, उन्होंने ये भी नहीं देखा, तो उन्होंने सैंक्शन किस बात का दे दिया? Anyhow, but this kind of cases tells us only one thing, कि there is serious gap of accountability issue here. We need to bring this. अच्छा धमीजा जी, एक तरीका तो ये हम अपने आप को संतोष आत्मा से कह ले कि हाँ परमात्मा की कृपा से हम केस जीत गए, जज मान गए, जज ने एक बार केस क्वैश कर दिया। But that's not the end of the thing. और जो मैलिशियस लिटिगेशन करदाता को फेस करने पड़ी, उसके लिए सामने वाली पार्टी में जवाबदेही कैसे तय हुई? It is a big mental harassment and torture. अब जो आज मैं बोल रहा था राजेश भाई को, मैं बता दूंगा भाई साहब, ये जो भी दीपक जी राजस्थान हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पूछ रहे हैं, मैं बता दूंगा यार। ये राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट का नाम तो नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, और छत्तीसगढ़ झारखंड हाईकोर्ट का बता देता हूँ। अब पूछा है दीपक भाई नोट कर लो भैया। अब एक्चुअली में क्या होता है, लोग मुझे पकड़ लेते हैं ना, तो मुझे बताना पड़ता है, क्या करूं ढंग से और भी है राजेश भाई। इसमें राजस्थान हाईकोर्ट के डिसीजन का नाम है विजेंदर सिंह, राजस्थान हाईकोर्ट के केस ऑफ विजेंदर सिंह वर्सेस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, 4 जनवरी 24।
रेट पिटीशन नंबर 6852/2022 जस्टिस अरुण बंसाली की कोर्ट में, अब तो बाद में चीफ जस्टिस बन जाएंगे, अभी तो नॉमिनेट हो गए हैं। अरुण बंसाली की कोर्ट में, राजस्थान हाईकोर्ट, विजेंदर सिंह वर्सेस पीसीसीआईटी, रेट पिटीशन 6852/2022, 4 जनवरी 24। और दूसरा जो मैं बता रहा था, झारखंड हाईकोर्ट सर, दैट इज द ऑर्डर डेटेड रतन बैज वर्सेस पीसीआईटी रांची, रतन बैज वर्सेस पीसीआईटी रांची, 24 जनवरी 2024 का फैसला राजेश भाई, 24 जनवरी 2024। और रिट पिटीशन नंबर है 3589/2023। इन दोनों फैसलों में वही 50 लाख से कम वाला झगड़ा। तो कहने का मतलब राजेश भाई ये कि ये एक्ट में जो चीज, जैसे एक तो लिटिगेशन वो हो गई जो जैसे जिसमें सीरियस डिपार्टमेंट के बीच में और हमारे बीच में कंफ्यूजन है सर। राजेश जी आप अपना माइक ओपन कर लो भाई साहब, आप जब बोलते रहते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बिहारी जी टच में रहते हैं। जी सर, जी सर, जी सर, जी आप सर, बिहारी जी हो मेरे लिए सर। सर। मान लीजिए कोई आदमी के केस में 148 हो गया, एक 50 लाख का लिमिट के बिना भी रीओपन हो गया। बाबा जी मेरे साथ तरफ ध्यान दो, बाबा जी का ध्यान भी मेरी तरफ नहीं है बड़ा बाबा जी। तो वो 50 लाख से कम वाला और उसको रिट में जाकर न्याय मिल रहा है, तो ये अच्छी स्थिति है। अच्छा, इस बात के लिए भी कि जैसे बहुत सारे केस में राजेश भाई क्या हुआ, जो मैं पहले भी बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर आपको ओरल हियरिंग चाहिए, जैसे आपको आपका केस 148 में रीओपन होने लगा है, किसी के लिए तो रीओपनिंग होना बड़ा कि कोई क्या हो गया, आप असेसमेंट करा लेना, रीओपन ही तो हुआ है, कौन सा आसमान गिर गया। अरे ये थोड़ी ना बात हुई सर, रीओपन होने का मतलब मेरी पुरानी कंक्लूडेड असेसमेंट को आपने उसकी फाइनलिटी को डिस्टर्ब कर दिया है। अब मेरे केस पास ऐसे केस चल रहे हैं बहुत सारे जहां हमने ओरल हियरिंग मांगी 148A के स्टेज पे, जो 148 होने से पहले सेक्शन लगता है 148A। असेसिंग ऑफिसर कहता है लॉ में क्या लिखा है ओरल हियरिंग चाहिए। अब किसी को अब उस सेक्शन की हेडिंग पढ़िए, उसी में लिखा है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ला रहे हैं सेक्शन, उसमें लिखा है प्रोवाइडिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। जिसमें सैंक्शन दिया जाता है जिसमें 148A का, उसमें लिखा है कि पर्सनल हियरिंग दी गई या नहीं दी गई, यस और नो बताना है योग को। तो जज ने कहा अगर आप डिपार्टमेंट सही कह रहे हैं कि 148A के स्टेज में हियरिंग नहीं देनी राजेश भाई, तो आपने सैंक्शन में एक कॉलम क्यों रखा हुआ है कि हियरिंग दी या नहीं दी। तो सुनील जी जो पॉइंट्स हैं वो जो जुडिशरी के इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जिसमें करदाता को छोटी छोटी चीजों के लिए, नेचुरल जस्टिस के लिए, 50 लाख की लिमिट के लिए, इन सब के लिए, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड के लिए जो हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है, टू माय माइंड दैट कैन बी सीरियसली लुक्ड इनटू बाय मेकिंग सुटेबल चेंजेस। अब आज जो राजेश भाई के साथ हमारी डिस्कशन हो रही थी, हम अच्छा मोर और लेस मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक नजर नहीं आया। अच्छी चीजें भी इसमें, और भी बहुत अच्छी चीजों में अगर मैं बात करूं, बजट स्पीच में मेरा इकोनॉमिक एरिया नहीं है, पर मैंने वैसे ही नोट करी थी धमीजा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे सामने आई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 11,11,111 फिगर भी बड़ी शुभ है, जो कि 3.4% है जीडीपी का। 11 लाख करोड़ खर्च होंगे राजेश भाई, ये बहुत अच्छी चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का बात हो रहा है, तो इसका बहुत सीरियस इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पे। दूसरी चीज जो उन्होंने लिखी है, जो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें समझनी चाहिए और जो पॉजिटिव है बहुत, कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको गेम चेंजर बताया जा रहा है। इसके लिए गेम चेंजर वर्ड यूज किया मैडम ने, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इस पे भी सर, मतलब हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ये बन जाएगा, वो कह रहे हैं सदियों तक, युगे युगे याद रखेंगे इसको। और एक और चीज जो मुझे, टेक्नोलॉजी की बात होती है कई बार कि आगे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वो होगा, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाने की बात करी है। 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस राजेश भाई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट देने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे मुझे ये 11,11,11,000 करोड़ वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट लगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे जो कॉर्पस बनाने की बात करी है वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट लगा। एक फिस्कल डेफिसिट पे मैडम का, ऑनरेबल एफएम का उन्होंने कहा है कि हम 5.1% जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट रखेंगे फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ में, ये भी पॉजिटिव चीज है। तो ये बाकी मेरा एरिया आप जानते हैं सर, ज्यादा इकोनॉमिक्स नहीं है, पर फिर भी मैंने दमीजा जी अपने अपने तरीके से, जैसे कहते हैं ना मांड मूंड के जैसे होता है, एक खिचड़ी बना लाया आदमी, उसमें सब कुछ डाल दिया उसने, ऐसा कुछ मेरे को समझ में आया राजेश भाई। इसलिए मैं एक इंटरेस्टिंग चीज लगी कि उन्होंने लखपति दीदी की बात करी है। लखपति दीदी, जी 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 सर जी। वो क्या होता है राजेश भाई?
उन्होंने रिटर्न फाइल किए, उन्हें लखपति होंगे नहीं और नहीं क्या? नहीं 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 सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, वो लखपति दीदी दीदी मतलब वुमेन्स। हाँ, तो उसको उन्होंने कहा है कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं 2 करोड़ से 3 करोड़ ले जाएंगे, उनको ले गए ऐसा। दैट इज कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट। यस 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 यस, दैट्स गुड। उन्होंने कहा है ना कि 4 कास्ट है हमारे यहाँ, पुअर, वुमेन, यूथ और फार्मर। 4 कास्ट बोली है, पुअर, वुमेन, यूथ, फार्मर, गरीब, महिलाएं, युवा एंड अन्नदाता। तो ये चारों का हित होना जरूरी है। ठीक है, ये अच्छी बात है, इससे हमारा देश तरक्की करेगा। और विकसित भारत वाली जो बात है 2047 तक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ज्यादा एरिया नहीं था, पर फिर भी मैंने अपनी तरफ से राजेश भाई इसमें ये सब पॉइंट्स इसलिए कैप्चर कर लिए कि थोड़ा सा कि जो बजट स्पीच को मैंने पढ़ा अपने तरीके से। अब मैं जो मेन बात थी जिसकी वजह से आज हमने कहा था कि इसको साइन ऑफ नहीं करते हैं सेमिनार को, आई एम गोइंग टू डिस्कस सम धमीजा जी 2 और 3 इंपॉर्टेंट रूलिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑन सेक्शन 148। मेरा बजट का टॉक कंप्लीट हो गया, आई एम आउट ऑफ बजट नाउ। I am on this decision of Supreme Court of India in case of Mangalam Publications versus CIT. You may all note, pen and pad आप ले लें सब। Mangalam Publications versus Commissioner Income Tax। इसकी साइटेशन है 2024 SCC ऑनलाइन SC 62। आई विल शेयर माई स्क्रीन राजेश भाई, ताकि सब लोग उसको अप्रिशिएट कर पाए। जी बॉस, जी बॉस। ये आ गया सर? यस सर, यस बॉस, आ गया। चले राजेश भाई, राधे राधे ना। जी सर, जी सर। तो ये डिसीजन धमीजा जी आपका मैं पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहूंगा, तो आप थोड़ा इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए समझते भी रहे, ये क्रांतिकारी फैसले होने चाहिए। जो बहुत सारे 148 के केसेस बड़े सारे टायर्स पे चल रहे हैं आशीष अग्रवाल के बाद, अदरवाइज भी डिपार्टमेंट जो नए 3 साल पिछले 3 सालों में नए लॉ में रीओपन कर चुका। इस फैसले की अहमियत ये है कि ये जस्टिस उज्जैल भुयन और जस्टिस बीवी नागरत्ना की जो टैक्स बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसका 2024 का फैसला है। इस फैसले में कर निर्धारण वर्ष जो आपके सामने लिखा हुआ है 90, 91, 91, 92, 92, 93, AY 1991, 1991, 92, 92, 93। राजेश भाई आप भी ध्यान देते रहना। जी। मंगलम पब्लिकेशंस इज एसएससी ऑफ केरला एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैगजीन्स एक्सेट्रा। तो इनकी 3 years दे वर रीओपन अंडर 148। कौन से वाले 148 में रीओपन हुए थे? 1/4/21 से पहले वाले में, जिसमें रीजन टू बिलीव वाला वर्ड। अब बड़ी इंटरेस्टिंगली धमीजा जी क्या हुआ कि जब इन 3 सालों की इनकी रिटर्न भरने की बारी आई थी और इनकी असेसमेंट पहले जब हुई, इनके यहाँ सर्च हो चुकी थी, जो मैंने लिखा है इसमें 1995 में, और इनकी बुक्स वगैरह सब सीज हो गई थी। तो ये इन पर्टिकुलर 3 ईयर की राजेश भाई, क्योंकि सर्च में सब कुछ इनका सीज हो गया था बुक्स वगैरह, तो इनके पास प्रॉपर अकाउंट्स नहीं थे, तो उन्होंने कैसे रिटर्न भरी धमीजा जी? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। The Mangalam publications for these 3 years filed the return on basis of 3 documents. You can note down as a chartered accountant के document है, ये typical CA को प्यारे है। Cash flow statement, statement of funds and statement of sources and application of funds। आप नोट कर रहे हैं? और P&L अकाउंट जो उसके बेसिस पे जो उन्होंने इनकमिंग आउटगोइंग का रिकॉर्ड रखा हुआ था, प्रॉपर अकाउंट्स बुक्स नहीं थी उनके पास। अब इन तीनों के बेस पे राजेश भाई इन्होंने इन तीनों अकाउंट बुक क्या बोलते हैं, तीनों रिकॉर्ड्स के बेस पे स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड सोर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट और पीएनएल अकाउंट के बेस पे आईटीआर भर दिया एस्टिमेटेड इनकम के साथ। उसका 143(2) हुआ धमीजा जी। वो बकायदा 143(3) जब असेसमेंट हुआ तो एओ ने उन सारे कागजों को चेक किया, क्योंकि इनको these people who are engaged in newspaper selling etc, they are to be registered with this entity, I am telling you the name of this, ताकि आप लोग ये है उनमें उनको ये रखना पड़ता है कि इन्होंने कितने छापे न्यूज़पेपर और इनका कितना वो बना, आप समझ रहे हैं? एक ऑडिट वो न्यूज़पेपर वालों को करना पड़ता है, न्यूज़पेपर वालों को करना पड़ता है। तो उन्होंने उसका भी सहारा लिया था अपनी रिटर्न को बनाने के अंदर, और फर्स्ट ओरिजिनल इनिशियल असेसमेंट कराने के लिए। राजेश भाई बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये, प्रॉपर अकाउंट्स नहीं थे इनको। 139 सबसेक्शन 9 का कभी नोटिस नहीं आया, खुद मतलब ये लकी रहे, इनको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस नहीं आया। जैसे आज अगर आप कभी भर दे रिटर्न और नो अकाउंट्स केस हो तो क्या करना पड़ता है राजेश जी? 139 सबसेक्शन 9 क्लॉज एफ में लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि आपको उसके अंदर वो 5-6 फिगर देनी पड़ती है पापा जी। जी जी, बेटर क्रेडिटर, कैश और बैंक बैलेंस। अब राजेश भाई इससे आपको लगेगा ये भी डील किया इन्होंने, इस सेक्शन को भी डील किया। ये पहला फैसला होगा कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने 139 सबसेक्शन 9 पे अपने ओपिनियन दिया है, और वो भी आज की वर्तमान टैक्स बेंच में जस्टिस बीबी नागरत्ना, जस्टिस भुयन। तो उन्होंने क्या, अब चाइना
139 की रिटर्न इन्होंने एस्टीमेट बेस पे फाइल कर दी राजेश भाई। इनका 143.2 भी हो गया, 143.3 का तीनों सालों का असेसमेंट हुआ, कोई बिना असेसमेंट के नहीं रहा। अब जैसे, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनील जी, आप नोट कर सकते हैं इसमें इन्होंने क्या किया। इन्होंने जैसे जनरली बिजनेसमैन कर देता है, अपना बैलेंस शीट फाइल करा किसी बैंक को कुछ क्रेडिट लेने के लिए। अब वो कैसे फाइल होती है पापा जी? जो प्रोविजनल बैलेंस शीट हम लोग फाइल करते हैं, हम तो नहीं करते, मैं तो एडवोकेट हूं, आप लोग जो करते हैं, सॉरी कैसे करते हैं? आउटस्टैंडिंग फिगर से बैलेंसिंग फिगर के साथ। नहीं, उसमें प्रॉपर वो जो क्या नाम प्रोविजनल बेसिस पे बैलेंस शीट फाइल होती है, उसको एओ को मिल गई राजेश भाई किसी दूसरे सालों के असेसमेंट में, उसको उन्होंने कंपेयर करा। समझिए रीओपनिंग क्यों हुई अब इन 3 सालों की। एओ ने रीजन टू बिलीव, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉर्ड किया अपने इस फैसले में, धमीजा जी ये कहा कि हमने बैंक की जो बैलेंस शीट इन्होंने मंगलम पब्लिकेशन ने दी थी, उसका एक कंपैरिजन ड्रॉ किया किससे राजेश भाई, जो 1993 में इन्होंने प्रॉपर बैलेंस शीट बनाई जब इनको रिकॉर्ड मिल गया, उसके साथ इन्होंने कहा यार कैपिटल बैलेंस तो बहुत बढ़ गए पार्टनरों के, तो इतनी हुई नहीं। तो उन 3 सालों का केस रीओपन इस कंपैरिजन पे कर दिया कि जो बैंक को बैलेंस शीट 1985 की दी गई थी साउथ इंडियन बैंक को, और जो 1993 में रिटर्न के साथ लगाई थी, उसके बेस पे उन्होंने इन 3 सालों का 91, 92, 92, 93 का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट निकाल दिया। मैं दोबारा समझाऊं कि इन 3 सालों का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कैसे निकाला। एक तरफ तो पकड़ा, एक तरफ धमीजा जी पकड़ा 1985 को जो साउथ इंडियन बैंक को बैलेंस शीट दी, प्रोविजनल बैलेंस शीट, उसको कंपेयर किया पावा जी 1993 को, जो बाद में जब इन्होंने प्रॉपर अकाउंट्स बनाए, उनके अंदर जो कैपिटल बैलेंस इंक्रीज हुआ पार्टनर का, उन्होंने माना कि ये प्रोबेबल इनकम एस्केपिंग असेसमेंट बन गई है फर्म के हाथ में, मंगलम पब्लिकेशन। अग्रवाल साहब समझ में आ गया? राजेश जी, राजेश जी कहाँ चले गए हैं? ये सर सामने ही है, फोन पे भी लगे हुए साथ। तो धमीजा जी बात समझ में आई कि इनको जो डिपार्टमेंट ने टारगेट किया 148 में, वो जो बैंक को बैलेंस शीट दी थी, एक तरफ उसको पकड़ लिया, और एक तरफ जो बाद में जब इन्होंने 1993 में अपना क्या बोलते हैं उसको, जब रेगुलर रिटर्न भरा था अकाउंट्स के बेस पे, उन दोनों को कंपेयर करके 148 के रीजंस पावा जी इन्होंने बना दिए। कोर्ट ने ये लिखा कि क्या डिपार्टमेंट बैंक को दी हुई प्रोविजनल बैलेंस शीट को वेट दे सकता है? आपको याद है जब हाइपोथेटिकल स्टॉक करके वो स्टॉक बढ़ाकर लोग मांग लेते थे लोन, और अभी भी कई बार वो आपको धमीजा जी स्टॉक बढ़ा लेते थे और लोन मांगते थे जब ओवरड्राफ्ट, तो स्टॉक बढ़ जाता आता था, डिपार्टमेंट स्टॉक का एडिशन कर देता था। तो ये जजमेंट राजेश भाई मील का पत्थर साबित होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लिख दिया कि जो बैंक को बैलेंस शीट दी गई है सिर्फ प्रोविजनल बेस पे, उसकी वेटेज एविडेंशियरी वैल्यू 0 है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अभी ये पूरा नहीं हुआ जजमेंट यार, आप तो बीसी पे ही फ्लैट हो गई, ये एक बात है। फिर आगे समझाया जो आपके हमारे सारे 44 एडी के भाई और बहनों को कवर कर रहा है, उसको आप समझिए भाइयों बहनों पे ना जाए। मैं ऐसे मजाक में बोल देता हूं कई बार धमीजा जी। 44 एडी में जैसे होता है ना, आप रिटर्न भरते हैं, बुक्स मेंटेन नहीं करते, हम चारों फिगर देते हैं, डिपार्टमेंट हमसे बोलता है लाओ पुराने सारी किताबें लाओ। तो उन्होंने जज साहब ने ये भी इसमें लिखा है, एक टिपिकल अकाउंटेंट सेंस से भुवन साहब को जितना भी साधुवाद दिया जाए, उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश करी है डिपार्टमेंट को कि आप हर एक केस में जो नो अकाउंट्स केस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल गया गुजरा है। अगर उसने आपको रेलेवेंट डिटेल्स दे दिए जिनसे आप इनकम कंप्यूट कर सकते हैं, तो राजेश भाई आप उसको एडवर्सली नहीं देख सकते। आई रिपीट व्हाट आई सेड, इस आरसीसी के पास इस 3 सालों की पूरी बुक्स नहीं थी, ये फैक्ट एडमिटेड है, बट वो इनकमिंग आउटगोइंग का प्रॉपर रिकॉर्ड था जिससे इनकम निकल सकती थी, जो डिपार्टमेंट को नाकाफी था। तभी तो रीओपनिंग हुई, तभी रीअसेसमेंट होकर एडिशंस हुए, तभी सीआईटीपी ने इस केस में रीओपनिंग होने के बाद सीआईटीपी ने और एनहांस कर दिया। आईटीटी ने रीओपनिंग को क्वेश किया, केरला हाईकोर्ट ने कहा नहीं डिपार्टमेंट की रीओपनिंग सही थी, आईटीटी गलत था। अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस कह दिया कि हाँ केरला हाईकोर्ट गलत था, आईटीटी कोचीन ने इसकी रीओपनिंग को सही क्वेश किया। पर यात्रा कितनी लंबी रही राजेश भाई, 1990, 91, 91, 92, 92, 93 के केस को मुक्ति कब मिली? करंट अभी 2024 2024। कितनी आयु लग गई इसको और ये रीओपनिंग हुई थी, इसकी भी डेट मैंने निकाल के लिखी है इसमें, 2000 समथिंग 2000 में दादा इसकी रीओपनिंग हुई थी, तो 24 साल लग गए। 24 साल तो रीओपनिंग के बाद लग गए, असेसमेंट ईयर की बात अलग रह गई। इज इट गुड? कितनी हरेसमेंट हुई होगी ये असेसी को? इसका उसको कॉम्पनसेशन मिल गया।
आप कहेंगे केस जीत गया, रीओपनिंग क्वैश होगी, इससे ज्यादा कंपनसेशन मिस्टर गोयल और क्या मिलेगा? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? अरे जब हम देखिए क्या होता है, जब हमारे पे राम जी की कृपा होती है, बाकी बिहारी की कृपा होती है, तो हमें और संविधान की कृपा होती है, तो हमें अधिकार होता है राजेश भाई कहने का कि जब 24 साल लग रहे हैं और उस आदमी की उस व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? फिर वही बात आ गया अकाउंटेबिलिटी वाला। बाबा जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिक बातें आज 2024 में डिपार्टमेंट को बोली कि सर आप बैंक की दी हुई प्रोविजनल बैलेंस शीट को बेस बांधकर 148 नहीं कर सकते, और अगर एसएससी ने आपको रीजनेबल डिटेल्स इनकमिंग की और आउटगोइंग की दे दी है, दैट आर सफिशिएंट एंड गुड इनफ। और डिपार्टमेंट को 139(9) उन्होंने खुद पढ़ाया, कह रहा एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपको डिफेक्टिव रिटर्न करना था तो क्या आपने आपके एओ ने रीओपनिंग करने से पहले इनको कभी डिफेक्टिव रिटर्न का डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया और इनसे एओ ने बताया कि ये कैसे डिफेक्टिव है? वो कह रहे नहीं सर ये जरूरत ही नहीं थी देने की। फिर जस्टिस ब्यूएन ने इस पे भी पैराग्राफ लिखा है अग्रवाल साहब कि that it is the burden of the AO to establish how return is defective and it has to properly intimate to the assessee, then only return can be called as defective, otherwise return will be treated as valid. It is discretion of AO and if AO do not timely uses the discretion to say return is defective. अब कितने केस अग्रवाल साहब आप बताना 143(1) में और 139(9) में पिछले 3-4 सालों में हुए हैं? मेरे को तो आता नहीं उस सेक्शन से कितने हुए हैं सर? धमीजा जी मुझे कितने लोग बताते, कह रहे गोल साहब भूख के भाव में 139(9) कर दिया। अरे पूछो ही मत, हैं पूछो ही मत, कितना हर केस में पहले वो देते जाने। तो दो बातें 139(9) पे आप नोट कर सकते हैं मंगलम पब्लिकेशन से। जज ने एक तो ये कहने की कोशिश करी है राजेश भाई कि सिर्फ नो अकाउंट केस देखकर अगर अदर डिटेल्स अवेलेबल हैं तो आप रिटर्न को डिफेक्टिव माने, और दूसरा बात अगर एसएससी एओ को डिपार्टमेंट को कहना है रिटर्न डिफेक्टिव है तो प्रॉपर्ली एसएससी को इंटीमेट करे किस पर्टिकुलर क्लॉज में आपका केस डिफेक्टिव होता है सुनील जी, वो बताए और तब रिटर्न को डिफेक्टिव करे। ये लैंडमार्क जजमेंट राजेश भाई डिफेक्टिव रिटर्न का भी है। अब रीओपनिंग पे उन्होंने कैसे क्वैश किया उसको, तो राजेश भाई जैसे क्या होता है जितने भी केस मैंने अपने कैरियर में देखा है ना, जो खासकर 143(3) होने के बाद भाई साहब रीओपन हुए हैं, आप यकीन माने राजेश भाई ज्यादातर केस का कारण वही फैक्ट्स के ऊपर जो पहले थे उसको किसी जैसे ओल्ड वाइन इन द न्यू बोतल या उसी चीज को दूसरे एंगल से अप्रिशिएट करने के हिसाब से ऑडिट के कहने से आपने रीओपन कर दिया। अब ये क्लासिकल केस बोला है जस्टिस बुएन ने कि इट्स ए क्लासिकल केस ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन। और आप देखें मैंने इसमें सारा समराइज किया है नीचे जाकर कि दैट डिपार्टमेंट ऑफ एसएससी, मैं सीधा इस पे आ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अंडर सेक्शन 9। इन्होंने पेन लेकर राजेश भाई पूरे इनकम टैक्स के जितने भी असेसमेंट चैप्टर में सेक्शन है 139 से लेकर 158 उनको बताया उनके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखा है कि ये जिसमें 139(9)(5) के बारे में भी लिखा है। फिर उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया कि जब 1989 से हम त्याग के नए लॉ में 148 में आए 2021 से पहले, जिसमें रीजन टू बिलीव वर्ड था, उसमें भी एक चेंज आया था। पहले ओपिनियन वर्ड डाल दिया था, फिर उसको चेंज करा था रिप्रेजेंटेशन पे कि रीजन टू बिलीव होना चाहिए। इसको भी जज साहब ने, गोयल साहब ने बहुत अच्छे से समझाया है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात राजेश भाई की डिस्क्लोजर किसको कहते हैं कि अगर आपको एक असेसमेंट कराना है या आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो करदाता को कितने किलो डिस्क्लोजर करना है, कितना लीटर डिस्क्लोजर करना है, ऐसा क्या है? आप ये लाइन आपको बहुत पसंद आएगी, मैंने निकाली जजमेंट में, जज साहब ने खुद लिखी है। ये पढ़िए राजेश भाई, आप पढ़िए। Full disclosure in context of financial statements means that all the material or significant information should be disclosed. तो अगर आपने मटेरियल फैक्ट्स कंप्यूटेशन में, बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट्स में, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दिए हैं तो उसके बाद आपकी ड्यूटी खत्म। आपका काम प्रोसेसिंग ऑफिसर को ये कहे कि ये एडिशन कर दे, ये चीज पे गलत डिसअलाउंस कर दे, ये कर दे, ये काम नहीं है एसएससी का। तो डिस्क्लोज वर्ड का मतलब भी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है राजेश जी तो सर, जी सर। हाँ जी, पहले तो पूरा असेसमेंट चैप्टर 14, फिर 1989 से पहले का लॉ, 1989 के बाद का लॉ, फिर रीजन टू बिलीव वर्ड की महिमा, फिर उसके बाद डिस्क्लोजर किसको कहते हैं। फिर राजेश भाई ये सारे जजमेंट आप देखिए, पढ़िए, ABCDEF इन सब के बारे में लिखा है। जो कैलकाटा डिस्काउंट का केस था 41 ITR से लेकर 404 ITR को कवर किया है। बहुत कम होता है ऐसे फैसले लिखे जाते हैं राजेश जी। वंडरफुल वंडरफुल। 1989 के लॉ को कंपेयर कर लिया, पूरे चैप्टर 14 को कवर कर दिया, डिस्क्लोजर वर्ड को देख लिया, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देख लिए। फिर सर्कुलर बोर्ड क्या था, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क सर्कुलर था 1989 का कि चेंज ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए, सब ये सब बातें देख लिया। अब इसका कहा क्या, ये कहा, सॉरी ऊपर चला गया वो,
सर ये पेजेस हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। नहीं, क्यों नहीं ऑलरेडी सर? कर दिए सर, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में पहले कर दिए। एडवांस मैं कर दी, मैं अपना काम पहले करके चलता हूँ सभी। थैंक यू। आप इसको स्वतंत्रता से कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सॉरी धमीजा जी। सर आप बड़े बजट मजाक में कह रहा हूँ, मेरी बात होगा। आप बुरा ना माने सर, मैं मजाक में कह रहा हूँ धमीजा जी। तो साहब अभी धीरे धीरे बजट वो अनवील्ड हो रहा है, तो उसके बाद ही होगा कॉपी पेस्ट तो। क्या अनवील करने हैं सर आप? आपको पावा जी बजट में अनवील करने के लिए हमारे लिए तो कुछ ज्यादा नहीं है। नहीं सर, और क्या पेजेस लास्ट तक पहुंचे उसके बाद ही पूरी कॉपी खुलेगी ना। मैं सर इस पे था, व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट सेड फाइन, मतलब जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट राजेश जी लगी। एक तो उन्होंने इट इज कैटेगोरिकली हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट बैलेंस शीट फाइल्ड बाय एसएससी टू साउथ इंडियन बैंक फॉर ऑब्टेनिंग क्रेडिट हैज नो एविडेंशियरी वैल्यू एंड डिहॉर्स दैट नो वैलिड मटेरियल इज लेफ्ट टू इन्फर एस्केपमेंट ऑफ इनकम इन एसएससीज हैंड, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर उसके बाद subsequent subjective analysis by revenue to infer higher income in hands of assessee is change of opinion and same is held to be no ground for reopening of assessment। तो ये इन्होंने धमीजा जी, ये सारे जितने भी केस हम लड़ रहे हैं जहां डिपार्टमेंट ने 143(3) होने के बाद सिर्फ ऑडिट ऑब्जेक्शन के कहने से या किसी चेंज ऑफ ओपिनियन के बेस पे मेरा 148 कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट बोलता है चेंज ऑफ ओपिनियन इज नो ग्राउंड। फिर इसमें ये जो मैंने बोल्ड किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जज साहब ने एज इट इज कोट करी है मैंने उनके जजमेंट से। असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) इज प्रीसीडेड बाय नोटिस, इंक्वायरी एंड हियरिंग अंडर दिस सेक्शंस, तो सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड दैट असेसमेंट्स आर मेड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। क्योंकि डिपार्टमेंट कह रहा था सर हमारे एओ ने पहले जो 143(3) तो ऐसे ही कर दिया था, इसलिए हमारा रीओपनिंग सही है। तो जज साहब ने कहा भैया ऐसे सही है तो आप इतने सारे नोटिस इंक्वायरी क्या करते हो वहां पर? तो इसीलिए आप, फिर जज ने पावा जी सारी बातें इसलिए लिखी कि ये सारा केस चेंज ऑफ ओपिनियन का है, विदाउट फ्रेश मटेरियल है। आप जो पहले गड्ढा खोद चुके उसी को दोबारा खोद रहे हो। लास्ट में उन्होंने कहा, डिपार्टमेंट से पूछा कि भैया एसएससी ने जो पहले असेसमेंट कराई थी, और धमीजा ये पंच पॉइंट है, ये भी क्या उसमें कोई फॉल्स डिक्लेरेशन किया उसने? कहा साहब नहीं किया। तो फिर आप कह रहे हो, फिर उन्होंने पूछा कि आप किस बात कैसे कह सकते हो कि उनका जो डिस्क्लोजर था वो पहले गलत था, इनएडिक्वेट था, और आप आपका रीओपनिंग जस्टिफाइड आप कैसे कह सकते हो अगर उन्होंने कोई फॉल्स डिक्लेरेशन नहीं दिया एसएससी ने? तो ये चारों ऑब्जर्वेशन सर, ये बड़ा मेरे हिसाब से, आप इसको कैसे बोलें कि मैं इसको कैसे बोलूं, ये जो आज का वर्तमान युग चल रहा है जिसमें हमारे सामने जो लिटिगेशन लॉयर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो केस लड़ रहे हैं 148 के, बाबा जी ये मील का पत्थर साबित होना चाहिए जजमेंट। I humbly feel as a student of law, this kind of judgment which comes after so much of painstaking should be accepted by department also। जिसे मैं आपको याद दिला रहा हूं, सैनी जी आप भी अप्रिशिएट करेंगे सर, जब जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे ना मैडम से पहले, तो मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज उनकी क्या लगती थी कि, और ये मैं व्यक्तिगत मैनर में बता रहा हूँ, तो पहले मेरा सबमिशन है कि 2015 में 16 में बहुत 2015-16 में बहुत सारे सीबीडीटी ने ऐसे सर्कुलर दिए थे जिनमें जो रेवेन्यू के खिलाफ भी फैसले थे उनको उन्होंने कहा था हम मानते हैं सही है, और जो भी केस इनके खिलाफ चल रहे हैं वहां डिपार्टमेंट अपनी अपील विड्रॉ कर लेगा या हार मान लेगा। तो मैं धमीजा जी ये बोलता हूं कि ऐसे जजमेंट के ऊपर मंगलम पब्लिकेशन पे भी ऐसा ही सर्कुलर आना चाहिए, तभी सही मायने में और जो लिटिगेशन चल रही है अनावश्यक। अब आप बताइए, यही मंगलम पब्लिकेशन वाली लड़ाई दोबारा किसी आदमी को लड़नी पड़ रही है, जो रोज लड़नी पड़ रही है चेंज ऑफ ओपिनियन पे। आप देखिए कितने हजार केस आज की तारीख में 148 की पेंडिंग है जिनमें ये इशू लग रहा है। मैं गलत तो नहीं बोल सर? बिल्कुल ठीक बात। तो वो खत्म कैसे होंगे अगर आप वो सर्कुलर जैसे जेटली साहब लाए थे 2015 में, मुझे याद है दिसंबर 15 में, मेरा 29 दिसंबर को जन्मदिन आता है, 29 दिसंबर की डेट की 2-3 सर्कुलर थे 15 के, जिसमें लिखा था सुप्रीम कोर्ट का हम 153 में इस फैसले को मानते हैं और उसके ऊपर कोई लिटिगेशन चल रहा होगा तो हम विड्रॉ कर लेंगे और डिपार्टमेंट उसके जजमेंट के खिलाफ आर्ग्यू नहीं करेगा। तो मेरा सबमिशन यही है कि जो मंगलम पब्लिकेशन का ऑर्डर है सर, जिसकी टेबल आप देख रहे हैं ये धमीजा जी, इसमें सारा कुछ उन्होंने 360 डिग्री व्यू कर दिया। एक साथ में आप ऐड कर सकते हैं कि क्या ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का मंगलम पब्लिकेशन का चेंज ऑफ ओपिनियन पे है, क्या ये नए लॉ पे भी लगता है 1/4/21 के बाद? 100% यस। चेंज ऑफ ओपिनियन का प्रोटेक्शन धमीजा जी, हालांकि हाईकोर्ट इसको भी बोल चुकी है, मैंने नीचे डील किया है कि जहां हाईकोर्ट ने अभी तुरंत ये बात बोली है कि साहब 148 चाहे नया था 1/4/21 के पहले वाला है चाहे 1/4/21 के बाद वाला है, सब जगह चेंज ऑफ ओपिनियन का कंसेप्ट लागू है और चेंज ऑफ ओपिनियन के बेस पे आप 148 यूज नहीं कर सकते। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं धमीजा पावा जी, आप नया 148 सेक्शन अगर आपके पास किताब है किसी के पास तो खोल के पढ़िए, उसमें नया 148 में
ये लिखा है इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग एस्केपमेंट ऑफ इनकम, कई बार डिस्कस कर लिया, इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग लिखा है, चेंज ऑफ ओपिनियन वगैरह कुछ नहीं लिखा। तो चेंज ऑफ ओपिनियन मंगलम पब्लिकेशन वाला रूलिंग आज भी लागू होगा, जितने भी रीओपनिंग नए लॉ में हुए धमीजा जी उन पे भी ये लगेगा। करेक्ट। मेरे ऑफिस में 2021 की जो रीओपनिंग हुई सर 2022 में, और जो लास्ट 2003 सालों की नए लॉ की रीओपनिंग है, जिनमें से बहुत सारी रीओपनिंग मंगलम पब्लिकेशन के जजमेंट से पॉजिटिवली कवर हो रही। हाँ, ये बात अलग है धमीजा जी कि जो हमारे केसेस है उनमें हम सक्सेसफुल कब होंगे ऑपरेशन के अंदर, जैसे होता है ना ऑपरेशन सक्सेसफुल एंड पेशेंट सक्सेसफुल, एक तो होता है ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, ऐसा भी ऑपरेशन होता है, मैंने कहीं पढ़ा, कहीं लिखा होता ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, ऐसा, पर होना तो ये चाहिए ऑपरेशन सक्सेसफुल एंड पेशेंट इज आल्सो लाइव। चलिए सर मजा तो तब है ना जब दिस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द highest authority like CBDT and they come up with some kind of standard operating procedures, SOPs. जैसे आपने उत्तर जेटली जी का वो एग्जांपल दिया वो दिसंबर का 16 का, हाँ जी, तो अभी भी इनको लाना चाहिए इस जजमेंट के बेस के ऊपर। ये इसीलिए जरूरी है ना कि क्योंकि कई हजार केस 148 के चल रहे हैं जहां ये इशू लग रहा है। जैसे धमीजा जी हम रिट फाइल कर देते हैं, रिट में जीत जाते हैं डिपार्टमेंट, इन केसेस में जहां मंगलम पब्लिकेशन और जितने भी जजमेंट भुवन साहब ने नोट किए हैं वो लगते हैं, तो भी SLP फाइल कर देता है हारने के बाद। और उसका लॉजिक क्या देता है, अगर हम जैसे बात करते हैं आपस में तो कहता है नहीं साहब हम रिस्क क्यों ले, हम तो फाइल करेंगे। इसलिए एक लार्जर कॉल लेने की जरूरत है गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि क्या इस तरीके के जो बैलेंस्ड ऑब्जेक्टिव डिसीजंस हैं जिनको अप्रिशिएट करने में, एक्सेप्ट करने में किसी का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रैशनल थॉट है। और it is a step towards simplification and rationalization of tax laws. अब अगर ये करेंगे तो उससे टैक्स और अच्छा कलेक्शन होगा, लोगों के मन में ट्रस्ट आएगा गवर्नमेंट के प्रति। अब ये देखिए 139(9) का जिस पॉइंट को उन्होंने फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सॉरी, क्योंकि ये बड़ा प्रैक्टिकल है, बहुत लोगों को प्रैक्टिकली टच करेगा। टू ट्रीट एनी रिटर्न एज डिफेक्टिव अंडर 139(9), Supreme Court says AO has discretion which has to be used as per law and burden is on the AO to point out how the return is defective. This is Supreme Court has said. And if AO do not exercise said discretion, return cannot be treated as defective and it will be treated as right, valid. तो 139(9) के ऊपर भी एक फैसला, मेरे 148 में तो क्रांतिकारी है ही, बट 139(9) के लिए भी क्रांतिकारी। चलिए सर अगले सेकंड डिसीजन के ऊपर चल रहे हैं, फिर इसके बाद एक और डिसीजन लूंगा, फिर हम अपनी आज की चर्चा को धमीजा जी आपकी अनुमति से समाप्त करेंगे। अब ये कितने जज का फैसला है, कौन सी बेंच का है? 2 जज बेंच का, जस्टिस उज्जवल भुवन और जस्टिस बीवी नागरत्ना। राजेश भाई, बीवी नागरत्ना मैडम की कोर्ट में देश की मुख्य न्यायाधीश बनेंगी, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। सर और वो कोर्ट नंबर 14-15 उनके पास ही टैक्स बेंच के केस है, वो टैक्स बेंच, मेन टैक्स बेंच सुप्रीम कोर्ट में वही है भैया। तो ये कोई नहीं कह सकता कि अब हमें वही बात जो हमने कर ली, आपने सारी सुन ली राजेश भाई, कि इस तरीके के फैसलों को एक सहमति मिलनी चाहिए। धमीजा जी आगे चले सर प्लीज। ये आप सब नोट कर लें, जो आपकी स्क्रीन पे फैसला आया है मैं बता रहा हूं आपको, ये आपके हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की टेबल पे होना चाहिए, मंगलम पब्लिकेशन होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। क्या नाम है इस केस का सर? पसारी कास्टिंग। हाँ बोलिए पावा जी, थोड़ा तेज बोलिए। पसारी कास्टिंग एंड रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ जी। अभी कब का डेट का ऑर्डर है सर? 25 जनवरी 24। ये बोलिए सर, 24 बहुत जरूरी है। 24 अब धमीजा जी आप हम सब के लिए थोड़ा तेज आवाज में अगर आप पढ़ सकते हैं, आपको नजर आ रहा है तो पैरा 2 कौन पढ़ेगा सर? ये रीजंस टू बिलीव। सर मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए धमीजा, पढ़िए पावा जी थोड़ा तेज। The case of at hand, the relevant portion of the recorded reasons reads as follows. The reason for reopening of the session is as follows. Information has been received in insight module that during the course of action in the case of Shri Ajay Kumar Sharma, PAN so and so, it was gathered that Shri Sharma is used to provide accommodation entry through his bank accounts to certain beneficiaries. This was also confirmed in his statement on oath taken. The copy of bank statements provided also reveals that the SSC has done bogus financial transactions worth rupees कितने 15,54,42,000 सर मेरे पास सीए की डिग्री अभी भी है सर, सॉरी। हाँ आगे सर, विद
with Shri Ajay Kumar Sharma. सॉरी हाँ In view of the above, provision of clause A of 747 of the Income Tax Act 1961 is applicable to facts of this case, and I have reason to believe that the income of rupees 15 crore 54,42,417 has escaped of assessment for the financial year 2014-15 relevant to अब यही रुक देखो बनी पावा जी, अब मैं थोड़ा ब्रीफ पाओ बैकग्राउंड। ये केस राजेश भाई, इनको पसारी कंसल्टिंग को इन्होंने 1/4/21 से पुराने वाले लॉ पे एकोमोडेशन एंट्री का जो उनका फेवरेट पॉइंट है वो कहकर पकड़ लिया कि इन्होंने 15 करोड़ रुपए की एंट्री किसी तथाकथित अजय शर्मा जी, जो इनके डिपार्टमेंट के हिसाब से एंट्री प्रोवाइडर है, उनका जिन्होंने इन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, वो इनका 15 करोड़ रुपए इनसे कोई ताल्लुकात हुआ है। अब इस रीजन की खूबी आप देखेंगे कि क्या नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है, कौन सा सेक्शन है, सब लुप्त है, मतलब सब अंदर लुप्त है, मतलब वो नजर नहीं आएंगे आपको खुद सोचना पड़ेगा क्या है। अभी वो जज साहब ने क्या कहा, ये धमीजा जी, मैं बता रहा हूं मेरे कैरियर में मैं इतने 148 के लेक्चर कर चुका हूं, इतने आप लोगों के साथ स्पीचेस वगैरह हो चुकी हैं और इतने मेरे केस आर्ग्यू कर लिए, पर मेरे को इससे बेटर डिसीजन अपनी लाइफ में 148 का मैंने नहीं पढ़ा। अब राजेश भाई अब राजेश भाई ज्वाइन कर लो, प्रेपोजिशन 1 पढ़ते जाओ राजेश भाई, तुरंत जल्दी। At the outset, it is clarified that the formation of reasonable belief that the income of an assessee in the particular assessment year has escaped assessment in condition precedent for acquiring jurisdiction under section 147 / section 148 for reopening assessment. अगला पैरा 2.2 Proposition 2 from the record of region communicated to the petitioner. जो पहले पावा जी ने पढ़े उसको पढ़ के बोल रहा जज, जो पावा जी ने पढ़े। हाँ, it appears that there is no nexus between the material before the assessing authority and the सॉरी चला गया सब। आ गया, नहीं अभी 7 आ रहा है। सॉरी गलत क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राजेश भाई गायब हो गया क्या? हाँ वो गायब हो गया, कोई बात नहीं। सॉरी हट गया। अभी देखना जरा सर, अभी नहीं। कितने दिन आ गया लेकिन प्रोपोजिशन 7 आ रहा है अब। अभी 1 मिनट ऊपर करता हूँ ना मैं सर, रुक जाइए, हाँ ऊपर कर दो। क्या वहां पड़ा क्योंकि एक पढ़ने वाला है सर ये तो। हाँ 2 पे आ गया। अब 3 पे आ एंड बोगस एंड सॉरी आ गया। ये कोई बात नहीं, सॉरी एकदम जल्दी भाग जाता है और कोई बात नहीं। नहीं वो यहाँ से नीचे से ना, एक Has सेकंड, done bogus अब 3 पढ़ो तो मैं पढ़ूंगा फिर। bogus financial transaction with said third party during assessment year 2015-16. In the Proposition instant 3. case, मैं पढ़ता हूँ राजेश भाई। In the instant case, it is not the case of the department that Shri Ajay Kumar Sharma took name of the petitioner that he has provided accommodation entry to him. Take a pause. Court says कि क्या उस शर्मा ने एसएससी का नाम अलग से लिया? फिर as per the recorded reason, Shri Sharma has stated that he provided entries to certain person. However, the name of the petitioner has, और 90% reasons में general statement होता है, कोई specific statement एसएससी को implicate करते हुए नहीं होता है। Next line, the judge says, मैं पढ़ रहा हूँ राजेश भाई अपने पास है, the date on which statement of Mr. Sharma is recorded is not known to the assessing officer and also whether it relates to the assessment year in question is also not known. तो आप नोट कर लें, क्या डिपार्टमेंट ने जो स्टेटमेंट हमारे खिलाफ यूज करी है उसमें एसएससी का नाम है, उसमें उसका डेट क्या है और उसमें वो किस असेसमेंट ईयर को पर्टेन करती है। धमीजा जी ये तीनों बातें देखनी ही पड़ेंगी एज पर झारखंड हाईकोर्ट। अब पैरा प्रपोजिशन नंबर 4 जो है राजेश भाई, जो इसका लैंडमार्क पॉइंट है, अब ये ऊपर जाया जा रहा है, ऊपर दे दे। ये मैं अपने पास से पढ़ता हूँ यार, तो 1 मिनट रुकिए, ये पढ़ना राजेश भाई, पढ़िए पैरा 4 प्रोपोजिशन 4 पढ़िए राजेश भाई। Furthermore, the recorded region is also silent under which provision of the act ये इसका पंच पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। the addition are sought to be made, that is whether दोबारा पढ़ो राजेश भाई, दोबारा पढ़ो। Furthermore, the recorded region is also silent under which provision of the act the addition are sought to be made, that is whether section 68, section 69A, section 69B, section 69C or any other provision of the act. It is not the case of the revenue that the petitioner has paid any cash to the so-called accommodation entry provider to obtain the accommodation entry to plug back own funds. Hence, there is no ground oblique material to form reasonable belief. ये पहली बार मैंने देखने को मिला है धमीजा जी, वो कह रहे हैं कि सेक्शन भी स्पेसिफाई करना जरूरी होगा। वो असेसमेंट
है, अभी आगे देखना, अभी आगे आएगा। प्रपोजिशन नंबर 5, प्रपोजिशन नंबर 6 पे आ जाओ राजेश भाई। By bare perusal of the recorded region and aforesaid part of the impugned इसमें order, असेसमेंट it भी should क्या be था, और ये रिट noticed. का, सॉरी राजेश भाई एक मिनट, ये असेसमेंट 148 के बाद रिट में नहीं गया सीधा, ये 148 के बाद इन्होंने एओ को पहले समझाने की कोशिश करी, एओ ने नहीं माना, असेसमेंट ऑर्डर भी हो गया, और उस असेसमेंट ऑर्डर के बाद उन्होंने रीओपनिंग को चैलेंज किया। हालांकि डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्शन झारखंड हाईकोर्ट में ये था कि सर ये तो असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया है, इनको बोलिए रिट रेमेडी तो मेंटेनेबल नहीं है, अल्टरनेट रेमेडी में जाए। वो भी जज ने आगे डिसमिस कर दिया ऑब्जेक्शन। आप पैरा 6 अब पढ़ो, पैरा 5। By bare perusal of the recorded region and aforesaid part of the impugned order, it could be noticed that the recorded region have been supplemented by using the word for bill purchase, which means amount has flown out of books, not a case receipt of accommodation entry. Further, he said, एक मिनट यही रुको राजेश भाई। क्या हुआ, जैसे आपने रीजन हमने पहले पढ़ लिए थे पावा जी ने, उस समय उन्होंने सिर्फ ये कहा था बेयर एलिगेशन में कि इन्होंने एंट्री ली है, उसका कलर नहीं बताया, क्लास उसका कैरेक्टराइज क्या किस कैरेक्टर की है, किस नेचर की है, क्या उसका डेबिट है क्रेडिट है, कुछ नहीं बताया। बाद में राजेश भाई उनके जनरली ऐसा होता है, असेसमेंट ऑर्डर पास करने के वक्त उन्होंने कहा कि इन्होंने कोई परचेज बिल की एंट्री ली है, तो जज ने कहा भैया इसका मतलब तो ये हुआ कि इसने ट्रांजेक्शन धमीजा जी किताबों में रिकॉर्ड कर रखी है, जज साहब समझ गए, तो इसमें इसका किताबों के बाहर तो ट्रांजेक्शन हुआ नहीं। अब आप पढ़िए आगे, आप पढ़िए राजेश भैया। further, the said finding says that the petitioner is provider of accommodation entry, which is opposite of the recorded अच्छा, अब region. ये देखिए, एक तरफ कह रहे हैं वो एकोमोडेशन एंट्री का प्रोवाइडर है, और एक तरफ कह रहे हैं कि उसने एंट्री ली है, दोनों चीजें साथ साथ कैसे हो सकती हैं? आगे Further, the recorded region reveals that the proceeding is initiated on the basis of, sir अब आगे स्क्रॉल करो। हाँ आगे स्क्रॉल, सॉरी एक मिनट, बिल्कुल सर, ये हाँ हाँ ये लीजिए राजेश भाई, सॉरी, हाँ पढ़िए आराम से पढ़िए। On the basis of the information gathered from Insight module, while in the order dated 16/3/2022 disposing objection, मतलब वो कह रहे हैं इनका that the बेस ही बदल गया। रीओपनिंग करते वक्त तो रीजन के रिकॉर्ड वक्त कहा कि हमने इसके आधार पे किया है, असेसमेंट ऑर्डर के वक्त कहा हमने इसके आधार पे किया है। reopened on the basis of the information received from Director of Income Tax INCI Ahmedabad. ये क्लासिकल। अब ये पढ़ो पैरा 14 राजेश भाई, ये भी पंच पॉइंट। पैरा हाँ 14 में पढ़ रहा हूँ। It It is further for- transpires that from the recorded region and the impugned assessment order, it is not clear whether the petitioner is recipient of any accommodation entry / bogus financial transaction. The recorded region and findings in the impugned order are also silent about the provisions under which addition are sought to be made, as the assessing officer himself is not sure whether financial transactions sought to be added are debit entries or credit entries in the books of the petitioner. Very good, wonderful. अब धमीजा जी बताइए कि कितने केस में लगता होगा ये फैसला? सभी में, अरे ये तो हर केस में लगता है हमारे यहाँ। तो किसी में भी एक्शन नहीं स्पेसिफाइड है। अब इन्होंने असेसमेंट ऑर्डर की सेहत की बात करी, आगे दोबारा रीजंस तो बिल्कुल हवा में है, यहाँ पे पढ़ लिया। आप राजीव भाई प्रोपोजिशन 7 पे आ जाओ, 7 पे आ जाओ। In the impugned order, सॉरी ऊपर, कोई हाँ बात नहीं। In the impugned order, the assessing authority has simply made addition in the return income without stating whether it is a case of cash credit, unexplained investment, unexplained money, amount of investment, etc., not fully disclosed in books of account, unexplained expenditure, etc. The impugned order is therefore without authority of the law and bad in law. The impugned order is thus unreasoned, non-speaking, and therefore not sustainable in I law. have seen in my career, and we today also have those show cause notices and assessment orders and reasons, where till assessment order, Rajesh bhai, this mystery remains. What is the provision which is invoked against the taxpayer? But you find a different kind of situation कि डिमांड नोटिस में 115 बीबी लग गया है, बट असेसमेंट ऑर्डर में धमीजा जी ये पता ही नहीं है कि मैं इन सब सेक्शनों में कहां फॉल कर रहा हूं। फिर आप कॉरिगेंडम रेक्टिफिकेशन करते हैं। आगे पढ़िए राजेश भाई, पैरा पॉइंट 8। As stated here and above, that the recorded region impugned assessment order is silent under which provision of the Act the addition are sought to be made. It is well settled that the regions cannot be supplemented by assessment order or affidavit. The recorded region is totally silent whether the amount sought to be taxed is income of the petitioner and whether the addition is sought to be made on account of cash credit. Section 68, unexplained investment, Section 69, unexplained money, Section
69A। जज साहब ने इतना पेन लिया है राजेश भाई इस ऐतिहासिक केस में कि उन्होंने ये भी बेसिक बात हालांकि डिपार्टमेंट को समझाने की कोशिश करी है, जो आपके लास्ट सेमिनार में मैं भी डिस्कस कर रहा था कि ये सेक्शन 68 to 69D ऐसे नहीं है कि टूडल की जैसे मर्जी जो मर्जी लगा दिया। लास्ट में इन सबको लिखने के बाद दोबारा उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश करी है, पढ़िए, द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ऑफ द अफोरसेड सेक्शंस आर डिफरेंट एंड रूल्स ऑफ एविडेंस एंड बर्डन ऑफ प्रूफ आर आल्सो डिफरेंट and reopening also has to conform to the sections and assessment order has also to be confirming। फिर राजेश भाई इन सब के बाद उन्होंने कह दिया कि रीओपनिंग भी गलत हुई है, आर्बिट्रेरी है, रीजंस रिकॉर्डेड भी गलत है, सिर्फ स्टेटमेंट के बेस पे आप रीजंस रिकॉर्डेड नहीं कर सकते जबकि स्टेटमेंट का कुछ मतलब स्टेटमेंट के साथ एसएससी का नेक्सस नहीं है, वही अपने आप में लैंडमार्क पॉइंट था। और फिर सेक्शंस भी नहीं बता रहे, ये सबसे ज्यादा लैंडमार्क पॉइंट है कि डिपार्टमेंट को इन सेक्शनों का प्रयोग करते वक्त जो इतने खतरनाक है क्योंकि इनके साथ 115 BBE भी लगा हुआ है। राजेश भाई समझ में आया मेरा जजमेंट? ये वर्थ इट था सर? सर बिल्कुल श्योर सर, वर्थ इट था ना सर जमीजा जी? यस सर। हाँ जी, वर्थ इट था नहीं था सर? आप अरे ये भी पढ़ लो पैरा 9 भी, beautiful. राजेश भाई ये भी पढ़ दो पैरा 9 भी, प्रोपोजिशन 9 भी। It's a beautiful judgment. In view of the aforesaid discussion and several judicial pronouncements in the facts and circumstances of the case, we are having no hesitation in holding that in the instant case the belief formed by the assessing officer suffer from lack of bona fides is vague, far-fetched, irrelevant based on conjecture and surmise, and also arbitrary and irrational. Further, since the very initiation of the proceedings is bad in law and attract judicial issue which goes to the root of the case, thus we are having no hesitation in holding that the rate is maintainable and the judgment cited by the revenue has no application in the facts and circumstances of और the सब case. कुछ जो सारे असेसमेंट ऑर्डर हुआ था पूरा असेसमेंट ऑर्डर जो उसकी कॉन्सिक्वेंशियल डिमांड नोटिस और पेनल्टी नोटिस सबको ऐश कर दिया। अब मैं ये तीसरे ऐतिहासिक ऑर्डर पे आ रहा हूँ राजेश भाई, बस उसके बाद खत्म करेंगे। ये नोट कर लें, ये तीसरा ऐतिहासिक फैसला है सुनील कुमार शर्मा 22 जनवरी 24। अब ये राजेश भाई जी सर, ये क्या फैक्ट थे इसके मैं बता रहा हूँ दमिया जी, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, थोड़ा पॉलिटिकल बताइए। ये केस रिलेटेड है DK शिव कुमार, कोई आपको पता होगा बंगलोर के हैं राजेश भाई। इनके यहाँ 132 का एक्शन भी हुआ सुनील कुमार शर्मा के यहाँ। इनका केस डिपार्टमेंट ने, इनके अपने यहाँ शायद कुछ नहीं मिला, तभी डिपार्टमेंट ने किसी दूसरे बंदे के यहाँ जो सर्च हुई थी पैरेलली के राजेंद्रन दिल्ली में, उसके यहाँ उनके यहाँ कुछ कागज मिले थे जिसके बेस पे इनका मिस्टर शर्मा का 153C कर दिया पावाजी। अब आप नोट कर सकते हैं बहुत सारे केस डिपार्टमेंट ने दिल्ली में राजेश भाई अलंकित के केस के सर्च के अंदर जो हमने कई बड़ी विख्यात सर्च हुई है और ओमेक्स के बेस पे सर्च पे कई केस खुले अलंकित और ओमेक्स के, तो आप उसको बैकग्राउंड में रख के पढ़ें कितना लैंडमार्क फैसला हो सकता है ये क्रांतिकारी। जब राजेंद्रन साहब के यहाँ जो लूज शीट्स मिली दमीजा जी, उसके सिर्फ बेसिस पे 153C हो गया और एक सेटिस्फेक्शन नोट रिकॉर्ड हुआ जो मल्टीपल ईयर्स का एक कंसोलिडेटेड नोट रिकॉर्ड होता है जो आज भी डिपार्टमेंट, अगर अग्रवाल साहब आप देखोगे तो सबका कंसोलिडेटेड नोट है। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रपोजिशन आप टेक अवे ले सकते हैं सबसे पहले आउटसाइड पे कि जज ने ये लिख दिया डिवीजन बेंच में ने कर्नाटका हाईकोर्ट की कि कंसोलिडेटेड सेटिस्फेक्शन नोट रिकॉर्डेड फॉर मल्टीपल ईयर्स इज टोटली बैड इन लॉ। जो 153C में सेटिस्फेक्शन नोट रिकॉर्ड होता है ना राजीव भाई, नोटिस तो अलग अलग आता है, पर धमीजा जी वो क्या करते हैं 153C का जो नोट बनाते हैं वो ब्लॉक पीरियड के लिए इकट्ठा बना देते हैं। तो उसको कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा गलत है वो तो, और उसके बेस पे भी बहुत सारा डिपार्टमेंट को अभी अगर ये जजमेंट टचवुड सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करता है तो बहुत डिपार्टमेंट को अभी इसको देखना पड़ेगा। और उन्होंने उसका लॉजिक क्या दिया है कि अगर आप 153C इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं हर एक साल का तो सेटिस्फेक्शन भी अलग अलग करिए। अब जो थी लूज शीट वाली राजेश भाई की जो राजेंद्रन जी के यहाँ कागज मिल गए, अच्छा किसी के यहाँ कागज मिल जाते हैं, किसी का ईमेल पे कोई कागज मिल जाता है, आजकल मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप मिल जाता है। एक केस हमारे पास आया जिसके यहाँ प्रॉपर्टी डीलर के ईस्ट दिल्ली के किसी प्रॉपर्टी ब्रोकर के यहाँ सर्च हुई राजेश भाई, और उन ब्रोकर साहब के मोबाइल से कोई व्हाट्सएप मैसेज मिल गया जिससे ये लग रहा था कि बायर और सेलर ने सेल डीड के ऊपर कुछ मनी एक्सचेंज किया है। तो आप कंटेक्स्ट में रख के सोचे, लूज स्लिप्स एक जगह हो गया, व्हाट्सएप मैसेजेस एक जगह हो गया, ईमेल्स एक जगह हो गया। अब कोर्ट का कहना यह है इस 90 पेज के 2024 के 90 पेज का फैसला है 90 पेजेस का, जिसमें आधा से ज्यादा फैसला इस बात पे डिस्कस करता है राजेश भाई कि इन लूज शीट्स की क्या एविडेंशियरी वैल्यू है, क्या इसके बेस पे रीओपनिंग हो सकती है इनकम टैक्स लॉ में। अच्छा इस अध्याय इस 22 जनवरी के फैसले से आप सबको बता दूं, ये फैसला डायरेक्ट नहीं है कर्नाटक, जैसे हमारे यहाँ तो दिल्ली में राजेश भाई रिट जो फाइल होती है वो सीधा डिवीजन बेंच में जाती है। कर्नाटका में कुछ हाईकोर्ट्स में क्या होता है, पहले रिट सिंगल जज के पास जाती है, फिर उसी हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील होती है।
ये इसी एसएससी का दूसरा लेयर लिटिगेशन है। सिंगल जज ने ऑलरेडी इनके केस में, सुनील शर्मा जी के केस में, इस 153C को क्वैश कर दिया था पिछले साल 2023 में, कहकर कि लूज शीट्स कैन नॉट बी बेसिस टू इनिशिएट 148 प्रोसीडिंग्स, सॉरी 153C प्रोसीडिंग्स अनलेस दे आर इंडिपेंडेंटली कॉरोबोरेटेड बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस। और उसमें उन्होंने दो ऐतिहासिक फैसले, वो जैन हवाला डायरी वाला, वीसी शुक्ला वाला, और एक कॉमन कॉज वाला जो बाद में सहारा डायरीज पे आया था, उन दोनों को यूज किया था। तो धमीजा जी उस सिंगल जज के ऑर्डर के ऊपर डिपार्टमेंट कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील में गया था, वो ये फैसला है जिसने सिंगल जज के फैसले को सही कहा है। तो एक क्रांतिकारी फैसला है मेरी अंडरस्टैंडिंग में, टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग में मेरी लिमिटेड, कि जहां इतने बड़े इशू के ऊपर एक सिंगल जज के इंपॉर्टेंट फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील में अपहेल्ड किया है। और उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट राजेश भाई यही है कि किसी भी आदमी का केस 148 में किसी दूसरे के यहाँ, थर्ड पार्टी के यहाँ लूज स्लिप के बेस पे नहीं हो सकता जब तक उसका एविडेंस ना हो इंडिपेंडेंट कॉरोबोरेटिव। और दूसरा बात उन्होंने कहा, अगर वो स्टेटमेंट कोई दे रहा है वो स्टेटमेंट पे कायम रहे। अगर उसने स्टेटमेंट, राजेंद्रन साहब की स्टेटमेंट रिट्रैक्ट हो गई थी, तो दोनों बातें जज ने फाइंडिंग दी है डिवीजन बेंच ने राजेश भाई, कि लूज स्लिप्स हैव नो एविडेंशियरी वैल्यू अनलेस दे आर कॉरोबोरेटेड। और उसके लिए उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 2 क्लॉज 12A की बुक्स की परिभाषा भी देखी। सेक्शन 34 इनियड एविडेंस लॉ कहता है कि वही बुक्स हैं जो ऑर्डिनरी कोर्स में रख रहे हैं, लूज स्लिप्स बुक्स नहीं है धमीजा जी। मैं बता रहा हूं आपको, बड़ा लार्ज कंटेक्स्ट है जजमेंट का। अगर ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करता है तो डिपार्टमेंट को राइटली, ये राइट जजमेंट है कि बहुत ऐसे तो कोई किसी का नाम लिख के रख रहा है, आप ओमेक्स क्या जा रहे हैं उसके यहाँ मेरा नाम कर लिख के कुछ लिख के कर रहा है, तो उसके बेस पे मेरा केस रीओपन हो जाएगा। तो राजेश भाई, और इसमें इन्होंने इतने सारे क्रांतिकारी फैसले जो मैंने बोल्ड में किया, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर बताता राजेश भाई। इन सब फैसलों को जज ने लिखा है कि ये क्यों 153C गलत है, क्यों लूज शीट्स की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, क्यों रीओपनिंग इनकम टैक्स में लूज शीट्स के ऊपर थर्ड पार्टी के अलाउड नहीं है, क्यों कॉरोबोरेटिव एविडेंस चाहिए, क्यों डिपार्टमेंट का जो एएसडी साहब बलबीर सिंह साहब जिन्होंने इतने सारे सबमिशन किए थे वो गलत है और एसएससी का स्टैंड सही है। अब आप बताइए, मेरे हिसाब से तो सर इसका बड़ा तगड़ा जजमेंट का इंपैक्ट है सर। ये दोनों प्रेपोजिशन जो इस जजमेंट में आई है कि लूज शीट्स हैव नो एविडेंशियरी वैल्यू एंड सेकेंडली कंसोलिडेटेड सेटिस्फैक्शन नोट कैन नॉट बी ड्रॉन, हेमंत पवार जी, दिस इज, आई बिलीव दिस प्रेपोजिशन हैज ए वेरी सीरियस इंपैक्ट। 292C सेक्शन भी आप सब नोट करना चाहे, 292C एक सेक्शन है, सबसे 292 कैपिटल सी, जिसमें लिखा है राजेश भाई कि जो जिसके यहां से कागज मिलेगा वो उसका माना जाएगा। पर उसके बेस पे भी इनकम टैक्स में एडिशंस वगैरह नहीं हो सकते और असेसमेंट रीओपन नहीं हो सकते। ये लैंडमार्क फैसला है मेरे हिसाब से। ये तो इन्होंने खुलने के ऊपर ही रोक लगा दी, जैसे उन्होंने कहा स्टेटमेंट के बेस पे, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा स्टेटमेंट के बेस पे रीओपन नहीं हो सकता, सिर्फ कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा लूज डॉक्यूमेंट के बेस पे नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे कैसे होगा, सब चीजें साथ देखनी पड़ेगी, कंक्रीट मटेरियल होगा तभी होगा। ऐसे आप किसी आदमी का स्टेटमेंट ले और मटेरियल नहीं है तो भी रीओपन नहीं हो सकता। तो ये बात थी राजेश भाई। और ये बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन 24 का है, इसमें असेसमेंट ईयर 13-14 को, ये भी बहुत लंबा फैसला, ये भी आया है पिछले महीने ही, हमारे सेमिनार के लास्ट के बाद आया, न्यू इंडिया एश्योरेंस। इसमें जज साहब ने, श्रीराम साहब ने कह दिया सारा जो डिपार्टमेंट टोला पोला लगा रहा है असेसमेंट ईयर 13-14 पे, सब टाइम बार्ड है, सब गलत है। तो ये भी मैंने अपने इसमें डिस्कस करने की कोशिश करी है। और एक डिसीजन आप सब और नोट कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी है हालांकि, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला होगा। इसमें 14-15 को टाइम बार्ड का है उड़ीसा हाईकोर्ट ने बीजू जनता दल के केस में, वो भी इसी में बीजू जनता दल वर्सेस पीसीसीआईटी, दिसंबर 23 का फैसला है धमीजा जी, उड़ीसा हाईकोर्ट का असेसमेंट ईयर। ये 13-14 टाइम बार्ड कह रहे हैं बॉम्बे हाईकोर्ट इस वाले केस में, उड़ीसा हाईकोर्ट 14-15 बीजू जनता दल में टाइम बार्ड कह रहा है, जो आशीष अग्रवाल के बाद खुले। तो राजेश भाई आज क्या मुख्य इसकी क्या विशेषता है जो आप बीजू दल का कह रहे हैं? उसकी विशेषता ये है धमीजा जी, आई एम हैप्पी टू नोट इट सर, उसकी विशेषता ये है कि उन्होंने रीओपनिंग फिर नए लॉ में करी। उन्होंने एसएससी की जितनी भी सबमिशन थी कि उनका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट नहीं है, उनको बिना ध्यान से कंसीडर करे, जैसे हमने देखा है, फिट केस करके ऑर्डर पास कर दिया। तो जज ने कहा, बड़ा लंबा ऑर्डर लिखा उस बात पे, कि अगर एसएससी कोई बात बता रहा है आपको और आप उसको कंसीडर बिना करे ब्रश असाइड करके 148 कर रहे हैं, तो वो उसी पॉइंट पे भी रीओपनिंग क्वैश होगा। ये उड़ीसा हाईकोर्ट पे? हाँ, उड़ीसा हाईकोर्ट ने सर, क्योंकि जैसे उनका केस क्या था डिपार्टमेंट का, कि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने बहुत सारे लोगों से डोनेशन लिया है। अच्छा। हाँ भैया, अगर डोनेशन लिया है तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 13 कुछ है, बताइए उसका वायोलेशन कहाँ है। वो कह रहे हैं हमें ये नहीं पता सेक्शन 13 का वायोलेशन, फिर आप किसी ओपन कर रहे हैं? आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं, उसमें लिखा है जज, मैं आपको पढ़ के बता सकता हूं सर। तो उन्होंने ये भी कहा रीओपनिंग मेरिट्स पे भी गलत है और अदरवाइज भी टाइम बार्ड है।
और हमारे उड़ीसा हाईकोर्ट के बीजू जनता दल के केस में उन्होंने जस्टिस मनमोहन का दिव्या कैपिटल का लैंडमार्क फैसला यूज किया, जो विजय साहब ने आगे किया था। तो राजेश भाई, इससे ये समझ में आता है कि उड़ीसा हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट हमने डिस्कस किया, और आज का भी मैंने एक डिसीजन डाला है। धीमेश, मेरी आदत खराब है, मैंने आज का एक बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन डाला है, आज का 1 फरवरी का, अभी आज सवेरे का। उसमें जस्टिस श्रीराम ने ये लिखा है कि अगर किसी आदमी का 148 कर रहे हैं और उसमें असेसमेंट ईयर था 9-10 सर, और राजेश भाई कह रहे हैं शेयर प्रीमियम का सब्जेक्ट मैटर था कि शेयर प्रीमियम ऐसा लग रहा है कि एसएससी की तो गोदरेज प्रोजेक्ट्स की कोई कंपनी है, उसका शेयर प्रीमियम ऐसे ही मिल गया उसको, एक्सेसिव है। तो श्रीराम साहब ने कहा भैया आपने ये तो कह दिया शेयर प्रीमियम एक्सेसिव है, क्या उसकी बैलेंस शीट वगैरह देखने की तवज्जो करी कि वो कैसे ज्यादा है और कैसे एक्सेसिव है? फिर उन्होंने आज उस केस का नाम आप नोट कर लीजिए, गोदरेज प्रोजेक्ट्स लिमिट, मैं नाम बता देता हूं सर, ये 1 फरवरी 2024 का जो फैसला है आज का, इस गोदरेज प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आईटीओ, डेटेड 1 फरवरी 2024, रिट पिटीशन नंबर 804/2015। राजेश भाई जी सर, जी सर, देखो ये रहा स्क्रीन पे भी आ गया सर, आ गया सर। ये गोदरेज वाला डिसीजन है 2.4 पे, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये रही, ये पढ़िए राजेश भाई जरा एक बार आप, जो मैंने अंडरलाइन। कौन से बंदे भाई फालतू पैसा लिया? Moreover, if आप one पढ़िए उधर, ये तो consider पढ़ने the दो, region पढ़ने दो। recorded, हाँ, moreover, if one consider the region recorded, the AO simply say how a company with no proven track record, incorporated on 15th March 2007, commands such a huge share premium. The AO has not bothered to read the balance sheet or the valuation report. AO is reason to believe, therefore is purely hypothetical and a manner of conjecture. That cannot be a tangible material for arriving at reason to believe escapement of income. In view thereof, the jurisdictional requirement of Section 147 of the Act also is not fulfilled, and hence the proposed reopening is without jurisdiction of the Act. Jurisdiction. Further, as held in Sodiman Investment Private Limited, Supra, there is clear breach to the settled position in the law that reopening notice has to be issued by the AO on the own certification and not on borrowed satisfaction. ये लाइन ध्यान से पढ़ना राजेश भाई, ये लाइन हाँ। Admittedly, notice has been issued in view of the communication received from the superior officer. It is rather obvious that the AO has not applied his mind and arrived at his own satisfaction. So scroll करो sir. But on borrowed satisfaction. On borrowed. तो ये सारी बातें लिख दी जज ने, आज का ऑर्डर है ये। जबरदस्त सर, मैं आपको झारखंड भी ले गया, बॉम्बे भी ले गया, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें मैंने अपनी तरफ से जो आज का हमारा टॉपिक का सब लोगों को बुलाया था 1.5 घंटे, अगर किसी की क्यूरीज वगैरह इन पे जो हमने डिस्कस किया है वो क्यूरी लेना चाहिए, ले लो अपना। राधे राधे। क्वेरी सर कोई है नहीं, क्योंकि एक तो 43B पे है, वो हमसे रिलेटेड नहीं है, उसका सेमिनार है। उसके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि 43B के लिए पिति सारिया का जो नया कमेंट्री आया है उसके अंदर एक 4 पेज के अंदर बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी, और एक सर्कुलर नंबर 1/24 आ गया फाइनेंस एक्ट 23 का, वो आप सब नोट कर लें। फाइनेंस एक्ट 23 का राजेश भाई पिछले दिनों सर्कुलर 1/2024 में एक्सप्लेनेटरी सर्कुलर में एक पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने 43B का ये जो क्लॉज H है उसका इंटरप्ले MSME एक्ट के सेक्शन 15 के साथ कैसे होगा थोड़ा सा उसमें लिखा है, और साथ में पिति सारिया की जो कमेंट्री है उसके अंदर वॉल्यूम 6 में कुछ पेजेस है 9000 से, उसमें भी कुछ लिखा हो। चलो सर, थैंक यू वेरी मच, एंड आई रिक्वेस्ट धमीजा साहब प्लीज give a concluding marks and vote of thanks sir. We are really thankful to our dear Kapil ji. हमें उन्होंने सारे भारत के जजमेंट सारे कोर्ट्स में भी घुमा दिया और इतनी फाइन जजमेंट हमारे सामने लाए विच आर फंडामेंटल टू दी चैलेंजिंग ऑफ द सेक्शन 148, 139 एंड सो मच अदर प्रोसीजरल मैटर्स, जहां पर के ट्रांसपेरेंसी और उसके लिए इतना कोर्ट्स की क्लियर जजमेंट्स है। आई थिंक वी शुड टेक बेनिफिट ऑफ दीज जजमेंट्स which have been brought to our notice by Kapil ji, and we are really thankful to him for bringing in such a lucid manner
such fine piece of judgment. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, Kapil bhai. Thank you. राधे राधे सर। Thank you, sir. Radhe, Thank Radhe, you, Radhe, everybody. Radhe.